ड्रामे के स्टार्ट में हम हमारे मैरिड उनको देखते हैं जो समंदर को देख रहा होता है और उसकी फोटोज लेते हुए सोच रहा होता है, आज ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, पर ये चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना लगे, ये कभी इस स्काई से खूबसूरत नहीं हो सकता। पर पर मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ये बस एक याद बनकर रह गई है जो मुझे बस किसी की याद दिलाती है। इसके बाद वह अपने सीक्रेट जगह जाता है जहाँ जब भी वह परेशान होता है तो बस वहाँ आ जाया करता है। उसे देखकर वह अपने बचपन में खो जाता है जहाँ एक दिन बारिश और बिजली के डर से वह वहीं पर बैठकर रो रहा होता है। तभी एक लड़का उसे ढूंढते हुए आता है जो इस ड्रामे का सेकंड मैलेंट पा है। पा फिर उसे घर छोड़ता है जहाँ उसकी बहन फन उसके लिए परेशान हो रही थी। नेक्स्ट सीन देखते हैं, बाकी फैमिली चिंगमाई जा रही थी और यह देखकर उन और फन काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि अगर फा चला गया तो फिर उन दोनों को कौन पढ़ाएगा। फा कहता है तुम दोनों स्टडी में बहुत अच्छे हो तो तुम दोनों मैनेज कर लोगे। फन कहती है हाँ मैं अच्छे से स्टडी करूंगी क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना है, और वहाँ जाने के बाद तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना। फा कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वह मुझसे कहता है अब पता नहीं हम दोनों कब मिलेंगे, तो अपना ध्यान रखना। तभी फा के डैड आकर उनकी फोटोज लेने लगते हैं जिसमें वो काफी खुश लग रहे थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फन मर चुकी थी और फन आज उसे विजिट करने आया था क्योंकि वह भी स्टडी के लिए चिंगमाई जा रहा था। उसके अंकल कॉन्ग उसे कॉल करके बताते हैं कि उसके जाने के बाद वह उसका सारा सामान वहीं पर शिफ्ट कर देंगे। उन ओके कहता है और फिर फन को बताता है कि मैं फर्स्ट से मिलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन, उन चिंगमाई पहुंचकर अपना सारा सामान सेट करता है और फिर एक डायरी निकालकर फन को सब कुछ बताता है जो वह हर रोज क्या करता था। तो फिर आज भी वह उससे बताता है कि मैं इस बार तो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट ईयर में जरूर पास कर लूँगा क्योंकि तुम्हारी जगह अब मुझे डॉक्टर बनना है। और फिर वह कहता है आज स्काई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो मैं इसकी फ़ोटोज़ लेने जा रहा हूँ ताकि मैं खो ना जाऊँ। लेकिन फिर भी वह खो ही जाता है। तो फिर वह एक कैब को रोकता है बट वो दूसरी तरफ जा रही थी, फिर भी वह उसके साथ चला ही जाता है। और मार्केट आने के बाद वह फिर से रोज की तरफ फोटोज लेने लगता है। तब भी उसकी नज़र सामने आते हुए वापस जाती है जिसे देखकर तो वह एक सेकंड के लिए खो ही जाता है। लेकिन तभी वह एक आदमी से टकराकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी वह आकर उसे संभाल लेता है और उसे देखकर तो वह सूखी हो जाता है क्योंकि वह 4 साल बाद उससे जो मिल रहा था वह उससे बात करना चाहता था, बट तभी उसके दोस्त आ जाते हैं। वहीं उन लोगों से टकराते टकराते काफी दूर होते जा रहा था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां बारिश में उन एक बेबी डॉग को बचाने के चक्कर में खुद ही खो जाता है और तभी वह उसे ढूंढते हुए आता है। उन कहता है मैंने तुम्हें कितना परेशान कर दिया है, मैं हर रोज ही खो जाता हूँ। फा कहता है बिल्कुल भी नहीं, और मैंने तुमसे क्या कहा था याद है तुम्हें, जब भी कहीं खो जाओ तो बस वहीं बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, उन आज भी खो गया था पर वह फिर भी उसे ढूंढ लेता है। यह देखकर उनको काफी अच्छा लगता है कि वह अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदला है। इसके बाद वह उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है ओह लेकिन मुझे लगा था कि तुम तो यहाँ पर घूमने आए हो, बट सेमेस्टर तो अभी 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है ना, तो फिर तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। उन कहता है वो बस मैं यहाँ पर रहना सीखना चाहता था। वह पूछता है वैसे तुम क्या स्टडी कर रहे हो। उन बताता है कि वह वेटरनरी मेडिसिन की स्टडी कर रहा है। सुनकर वह स्माइल करता है और कहता है पर तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना। उन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा तो पसंद था। वह कहता है मुझे नहीं लगा था मैं दोबारा कभी तुमसे मिल पाऊंगा। वैसे तुम्हारे डैड वो अब कैसे हैं, वहाँ से आने के बाद तो मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उन कहता है वो ठीक है लेकिन मॉम का पता नहीं क्योंकि उनका डाइवोर्स हो गया है। वह पूछता है और फन वो कैसी है। सुनकर उन उदास हो जा रहा है पर फिर भी वह कुछ सच नहीं पता था। वह कुछ समझ आ रहा था कि फन किसी बात से तो परेशान है पर वह उसे नहीं पूछता और फिर उसे घर ड्रॉप करता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, उनने आज तक
फन का फोन और उसके लेटर्स संभाल रखे थे जो उसने पाव को दिए थे। और इसके बाद वह फिर से डायरी लेकर फन को आज के बारे में बताने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने पाव को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। आई नो, उसे जब पता चलेगा तो मॉम डैड की तरह वह भी मुझ पर गुस्सा करेगा, पर अब मेरे पास वह के अलावा कोई नहीं है। तभी वह बहुत ही गुस्से में आता है और फन के लिए उसे झूठ बोलने पर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, तो आज के बाद तुम कभी मुझसे मत मिलना। यह सुनकर उन जोर जोर से रोने लगता है, पर ये सब बस उसका सपना होता है। लेकिन इस बात से वह इतना परेशान हो जाता है कि वह ढंग से खाता पीता भी नहीं है और बस पूरे दिन स्टडी में लगा रहता है। पर नाइट को बिजली चली जाती है और अंधेरे से उससे बहुत डर लगता है, तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और पैनिक करने लगता है, क्योंकि एक बार उसके डैड ने उनका इम्पोर्टेंट वॉच तोड़ने पर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था, जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था। उस वक्त भी भाई आकर उसे कंफर्ट करता है। फोन देखता है, उसके फोन की बैटरी डेड होने वाली है, तो इस बार भी वह बस फाको ही खुल कहता है। वह तुरंत उसके पास आता है और उसे बताता है कि सिक्योरिटी से पूछने पर पता चला है कि बिजली तो सुबह तक नहीं आएगी, तो अगर वह चाहे तो उसके रूम पर रह सकता है। उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो फिर वह हाँ बोल ही देता है, पर डर तो उसे अभी भी लग रहा था, तो वह का हाथ पकड़ना चाहता था पर नहीं पकड़ पाता। इसके बाद वह उसे अपने रूम लेकर आता है और उसे रूम में सोने कहता है। उन कहता है, लेकिन मैं couch पर सो सकता हूँ। वह कहता है, नहीं, उस पर मैं सो जाऊंगा, तुम रूम में जाकर सो जाओ। अब उन कपड़े तो लेकर आया नहीं था, तो फिर वह उसे अपने ही कपड़े दे देता है। उन फिर से कहता है, मैं couch पर सो जाऊंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। सुनकर वह स्माइल करता है और फिर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यही सो जाओ। उन कहता है, तो फिर हम दोनों एक ही रूम में सो सकते हैं। वह यह सुनकर स्माइल करता है और उसके सर को पेट करके चला जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो फिर वह बुक लेने रूम आता है। आवाज़ सुनकर उनकी भी नींद खुल जाती है। वह कहता है, आई एम सॉरी, वो मैंने तुम्हें जगा दिया। उन कहता है, नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। यह सुनकर वह कहता है, क्या बेड पर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है? उन मना करता है। वह लाइट देखकर समझ जाता है कि उसे लाइट ऑन होने की वजह से नींद नहीं आ रही, तो फिर वह बंद करने कहता है, पर फुल मना कर देता है। वह कहता है, लेकिन क्यों? हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारा इंसोमिया भी चला जाए। उन कहता है, मैंने पहले भी कोशिश की थी पर नहीं कर पाया। सुनकर वह उसके पास ही बैठ जाता है और उसे उसका हाथ पकड़ने कहता है ताकि उसे डर ना लगे। उन बिल्कुल वैसा ही कहता है और सच में वह अच्छे से सो पाता है। अगली सुबह उठकर उन अपने हाथ को देखकर स्माइल करता है। इसके बाद वह उसे कुछ कपड़े देता है और उसे फन का लाइन आईडी मांगता है। अब वह क्या ही कहता, तो फिर वह हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन वह देखता है उन काफी उदास है और वह बहुत कम खाना खा रहा है। उसे लगा वह फैमिली से दूर होने की वजह से उदास है, तो फिर वह उससे फन के बारे में पूछने लगता है और कहता है, फन भी तो मेडिसिन की ही स्टडी कर रही थी ना, तो फिर वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? यह सब सुनकर उन बस जानना चाहता थी कि क्या आपको सच में उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर वह उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है? तुम्हारे मॉम डैड तो उनसे बात करते रहते थे ना? वह कहता है, नहीं, उनकी बात बहुत कम होती थी और अब तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, और ऊपर से हमने हमारे पुराने घर को भी बेच दिया है, तो फिर अब मैं दोबारा वहाँ जा भी नहीं सकता। उन कहता है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर नहीं मिले होते तो फिर हम कभी नहीं मिलते। वह कहता है, लेकिन हम मिलते, क्योंकि तुम भी तो मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो और यहाँ तक कि हम दोनों का तो सब्जेक्ट भी एक है, तो फिर ये तो हमारा कॉन्सिडेंस हुआ कि हम दोनों को तो मिलना ही था। नेक्स्ट सीन देखते हैं। फन बहुत ही दुविधा में था। अब उसने फाको तो बोल दिया है कि वह उससे फन का लाइन आईडी देगा, पर वह उसे दे कैसे? तो फिर वह खुद ही उसके फोन से उसे बात करने लगता है। वह भी उसे फन समझकर बात करने लगता है और उसे फन के बारे में बताता है कि वह उसे काफी बदला बदला लगा, शायद वह किसी बात से परेशान है, पर फन उसे मना कर देता है। तभी वह उसके फोन पर कल मिलने के लिए मैसेज करता है। अगले दिन वह उसे
उसके इंसोमिया के बारे में पूछता है कि क्या उसने डॉक्टर को दिखाया था। उन कहता है हाँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कहता है क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया। उन मना कर देता है। वह को लग रहा था उन अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा, तो फिर वह उसे खाने के लिए लेकर चला जाता है, पर वह तो फिर भी बहुत कम खाना खाता है। यह देखकर वह उसके साथ डील करता है कि अगर उसने पूरा खाना अच्छे से फिनिश कर लिया तो फिर वह उसे बाहर घुमाने लेकर जाएगा। सुनकर फिर पुन भी पूरा खाना कंप्लीट कर लेता है और फिर शर्त के मुताबिक वह भी उसे घुमाने ले जाता है, पर पुन ने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। ये देखकर पा कहता है हाँ, तो अब खाने के बदले तुम इतनी खूबसूरत जगह भी तो घूमने वाले हो। इसके बाद दोनों मंदिर जाते हैं जहाँ उन चुपके चुपके पा को देख रहा था। यह देखकर पा स्माइल करता है और फिर उससे घुमाने बाहर आता है। उन हर रोज की तरह आज भी स्काई की फोटोज लेने लगता है। यह देखकर पा कहता है तुम स्काई की इतनी फोटोज क्यों लेते हो। उन कहता है क्योंकि ये खूबसूरत होता है। कहते हुए वह फिर उसकी ही फोटोज लेने लगता है और फिर कहता है क्यों ना हम दोनों गेम खेले जिसमें हम दोनों एक दूसरे को सवाल करेंगे। वह कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी का जवाब नहीं देना चाहते हो तो। इस पर पुन कहता है तो फिर तुम भी उसका जवाब मत देना। यह सुनकर पा कहता है ठीक है, तो फिर पहले सवाल तुम मुझसे करो। यह सुनकर पुन पूछता है यहाँ आने के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी थी। वह कहता है कुछ खास नहीं, स्कूल जाना, स्टडी करना, बस यही था। और तुम्हारी। पुन कहता है मेरी भी बस ऐसे ही थी। और भी पूछता है क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। वह कहता है हाँ है, हालांकि वो थोड़ी अजीब है, पर मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। और फिर वह उसे उस डॉगी के बारे में पूछता है जिसे उसने उस दिन बचाया था। उन उसे अपने पास रखना चाहता था, पर अपने डैड की वजह से वह उसे अपने पास नहीं रख सकता था, तो फिर वह उसे अपने पास रख लेता है। सुनकर पुन खुश हो जाता है। वह पूछता है तो फिर तुम इसे क्या नाम देना चाहोगी। पुन फिर उसका नाम श्री तोंग रख देता है, जो पाक को भी काफी पसंद आता है। और उसकी बात सुनकर पुन सेड होकर कहता है पुन नहीं रहा, हम सॉरी, मैं उसका अच्छे से क्या नहीं रख पाया। पाक कहता है तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने अपने बेस्ट ही किया होगा। और अब तुम्हारी बारी है मुझे सवाल करने की। पुन कहता है क्या मैं तुमसे पर्सनल सवाल कर सकता हूँ। वह हाँ कहता है। सुनकर उन थोड़ा खुश होता है और फिर बड़ी ही हिम्मत कर पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। वह कहता है नहीं, क्योंकि प्यार शायद मेरे लिए नहीं बना है। मैंने हाई स्कूल में एक लड़के को डेट किया था, पर कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो मेरे बस की तो नहीं है, और इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और इसके बाद मैंने किसी से प्यार नहीं किया। और फिर स्काई की तरफ देखकर कहता है लोगों का कहना है कि मैं उस आसमान की तरह हूँ जिसे कोई पाना नहीं चाहता, क्योंकि जब बारिश होती है तो वह उन्हें इतना खूबसूरत नहीं लगता, पर उम्मीद सभी यही करते हैं कि वो हमेशा की तरह खूबसूरत ही रहे, और इसीलिए मैं किसी का स्काई नहीं बन सकता। सुनकर उन सोचता है क्या मेरे भी नहीं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पुन फा को पसंद करता है। उनको साइलेंट देखकर फा कहता है हे क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए, मेरी बातों से बोर हो गए। पुन मना करता है बारिश आने वाली थी, तो फिर फा उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था। तभी सिग्नल पर उसे चौहान मिलता है। उसे देखकर पुन उसके बारे में पूछता है। फा कहता है वो मेरा फ्रेंड चौहान है। और भी कहता है क्या तुम्हें वो पसंद आया, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो वो दुनिया का आखिरी इंसान होगा जिसे मैं रिकमेंड करूंगा, नहीं दूसरा, क्योंकि पहला तो आर्थिक है ना। हाँ, अगर हिल को पसंद करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उन कहता है लेकिन तुम मुझे उनसे क्यों मिलाना चाहते हो। वह कहता है अगर तुम्हारे पास कोई होगा तो अच्छा होगा। और भी कहता है लेकिन अगर तुम किसी को डेट करोगे तो उसे तो फन का टेस्ट पास करना होगा ना। उन उदास होकर हाँ बोलता है। वह कहता है तो फिर उसे मेरा भी टेस्ट पास करना होगा, आफ्टर ऑल मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ ना। भाई सुनकर उन उदास हो जाता है कि वह उसे बस भाई ही समझता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। आज भी उनके रूम की पावर नहीं थी, तो फिर पा उसे अपने रूम लेकर आ जाता है। पुन वहाँ पर हैंगिंग चेयर देखकर सरप्राइज होता है। वह कहता है मैंने ही ऑर्डर की है। और भी कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, या फिर मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा रूम ढूंढ देता हूँ। पुन कहता है
लेकिन डैड ने डिपॉजिट पहले ही दे दिया है और अगर अब कहूँगा तो वो डांटेंगे। पा कहता है तो मुझे उनका नंबर दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। उन पे नंबर सेंड कर देता है और पा उनसे बात करता है। पा की आवाज़ सुनकर डैड शॉक हो जाते हैं। पा उन्हें फोन के रूम की कंडीशन बताता है तो फिर डैड रूम चेंज करने के लिए हाँ बोल देते हैं, पर उन्हें शक होता है कि कहीं फोन ने फन के बारे में उसे कुछ बता तो नहीं दिया। तो फिर वह उससे पूछते हैं, लेकिन फन ने तो कुछ नहीं बताया था। यह सुनकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब फन के साथ क्या हुआ है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन रूम चेंज करने के लिए डैड ने हाँ बोल दिया है ये सुनकर अभी फुल शौक था। वहीं वह कुछ शक होता है कि डैड फन के बारे में क्यों पूछ रहे थे, तो फिर वह उसे मैसेज करता है। वहीं दूसरी तरफ उनके पास कुंग मैसेज करता है कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। पाको लग रहा था ये सब कहीं उसकी वजह से तो नहीं है, पर इसके बारे में तो फुन को भी पता नहीं था। फुन फिर कुंग से पूछता है कि क्या पा की वजह से वो यहाँ पर आए हैं। कुंग कहता है हाँ शायद हो सकता है, और फिर वह उसे फर्स्ट से दूर रहने कहता है। इसके साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि फुन के पेरेंट्स का डाइवोर्स डैड के अफेयर की वजह से हुआ था, और साथ ही ये भी पता चलता है कि फुन उसे दूसरी औरत का बेटा है। कुंग कहता है तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो। उन कहता है क्योंकि फैमिली के नाम पर मेरे पास सिर्फ वही है। नेक्स्ट दिन देखते हैं डैड बहुत ही कॉल्डली उनसे पूछते हैं तुम जानते थे भाई यहीं पर पढ़ता है। उन कहता है हाँ पर मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा। डैड कहते हैं क्या तुमने उससे कुछ बताया। उन मना कर देता है, पर डैड को शायद उस पर यकीन नहीं था, तो फिर वह उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी बहन को मारना क्या तुम्हारे लिए कम नहीं था, जो अब तुम मेरी फा के पेरेंट्स के सामने इज्जत भी उछालना चाहते हो। मैंने तुम्हें फा से दूर रहने के लिए कहा था ना, क्या तुम उसे बताना चाहते हो कि तुमने ही फन को मारा है। उन रोते हुए मना करता है, पर डैड तो उसे ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसी की वजह से उनकी फैमिली टूट गई। उसकी मॉम ने उसे पैदा होते ही छोड़ दिया था, पर फन की मॉम ने ही उसे अपनाया था और उसने उसने उनकी ही बेटी को मार डाला। और फिर कहते हैं अगर फा को भी इस बारे में पता चला तो फिर वह भी तुम्हें छोड़ देगा। उन कहता है वह उसे कुछ नहीं बताएगा, पर उसे फा के साथ रहने दे। पर डैड तो उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने ही बोल देते हैं। फुन रोते हुए कहता है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, आपने पुकेत वाला घर भी बेच दिया है। डैड कहते हैं जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन तुम फा और उसकी फैमिली से दूर रहोगे और मुझे कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। सुनकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे अबेंडन ना करे। डैड कहते हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, तुम वहाँ से दूर रहोगे। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन उन फास्ट से कॉल कर कहता है कि वह उसके साथ घूमना चाहता है, बस कहीं भी, बस उसके साथ जाना चाहता है। उसकी रोतला आवाज सुनकर पूछता है क्या उससे कुछ हुआ है, पर वो सच नहीं बताता। और फिर वह फन की फोटो को देख कर कहता है उस दिन मैं क्यों नहीं मर गया, अगर मैं मर जाता तो अच्छा होता। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। फन बहुत ही गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। फन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त के साथ बाहर आ जाता है। उसके दोस्तों की एक लड़की के साथ फाइट हो जाती है। फन भी उसमें शामिल हो जाता है, पर एक ही मार में बेहोश हो जाता है। उस वक्त फन कॉल पर थी, तो वह उसे बचाने जल्दी से आती है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग उसकी मौत का जिम्मेदार फन को ही समझ रहे थे, इवन डैड भी उसे ही ब्लेम करते हैं। और इसी के बाद उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। फन भी खुद को ही इन सब के लिए दोष देने लगता है, पर फन की सोल आकर उसे समझाती है। फन तो खुद को खत्म भी करना चाहता था, पर फन उसे समझाती है कि उसे उसके लिए जीना होगा और इसीलिए फन अभी अपने सपनों को छोड़कर फन के लिए डॉक्टर बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन वह फा के साथ नया रूम देखता है जो उसे काफी पसंद आता है, और यहाँ उसे पता भी चलता है कि फा ने पहले ही उसका रेंट दे दिया है, तो फिर वह उसे पिक करने कहता है। वह बताता है कि पैसे उसके डैड ने दिए हैं। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो उससे फा से दूर रहने के लिए बोल रहे थे ना। इसके बाद दोनों उसका सामान लेने उसके रूम जाते हैं। फन फा से कहता है मुझे मेडिकल स्कूल की एग्जाम देनी है, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। फा कहता है ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो जब तक एग्जाम नहीं आ जाती तब तक
तुम मेरे पास पढ़ोगे, क्योंकि बहुत से लोग अधूरे में ही छोड़कर चले जाते हैं तो मुझे बुरा लगता है। सुनकर उन प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद वह उसे उसके नए रूम में ड्रॉप कर चला जाता है। नाइट में वह जब बारिश होते देखता है तो उसे उनकी फिक्र होती है। वह उससे कॉल कर पूछता है, तुम्हारा नया रूम कैसा है? बारिश हो रही है, मुझे लगा कहीं पावर ना चली जाए। उन कहता है, नहीं सब ठीक है। और फिर बारिश को देखकर कहता है, हाँ अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर हर वक्त बारिश होती रहे तो फिर वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे? वह कहता है, हाँ है ना, इंडिया के मेघालय में हर वक्त बारिश होती रहती है, हमारे थाईलैंड से भी 10 गुना ज्यादा। फिर भी वहाँ के लोगों ने बारिश में ही खुश रहना सीख लिया है। एंड गाइस, इसमें इंडिया का जिक्र हुआ है। ये देखकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। मतलब थाईलैंड के लोग भी हमारे प्यारे इंडिया को जानते हैं। खैर, अब स्टोरी में वापस आते हैं। पापू पूछता है, क्या तुम सचमुच डॉक्टर बनने के लिए सीरियस हो? उन हाँ कहता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना लिए हैं, तो क्या कल से शुरू करें? उन हाँ कहता है। वह कहता है, लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं है, अभी तो तुम्हारी एग्जाम को काफ़ी वक्त है ना? उन सेड होके कहता है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है ना। अगले दिन जब वह उसे पढ़ा रहा होता है तो मुन तो बस उसे जी भर देख रहा होता है। वह कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। कहते हुए वह भी उसे देखने लगता है। पुन तो इससे ब्लिचाई जाता है। नेक्स्ट सीन, वह उसे घुमाने बाहर लेकर आता है, जहाँ पुन फिर से स्काई की फोटोज लेने लगता है और बाकी भी। इसके बाद वह उसे यूनिवर्सिटी दिखाता है। पुन तो हर जगह के बस फोटोज लेते जा रहा था और बाकी भी। यह देखकर वह कहता है, तुम्हें तो लोगों की फोटोज लेना पसंद नहीं था ना? पुन कहता है, मैं बस इन मोमेंट्स को सजो कर रखना चाहता हूँ और फोटोज ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। वह कहता है, जैसे तुम फन की फोटोज लिया करते थे। सुनकर उन सेड हो जाता है। रात को डैड उसे फोन कर याद दिलाते हैं कि उसका टाइम पूरा हो गया है। उन उदास होकर कहता है, हाँ जानता हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। उन उस दिन डैड से रिक्वेस्ट किया होता है कि सेमेस्टर शुरू होने तक वह बस उसे पा के साथ रहने दे, उसके बाद वह कभी भी उससे नहीं मिलेगा। डैड कहते हैं, और अगर वो यूनिवर्सिटी में मिला तो? उन कहता है, तो फिर मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। डैड कहते हैं, और अगर वह फिर भी नहीं माना तो? उन कहता है, तो फिर मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वह मुझसे नफरत करने लग जाएगा। डैड कहते हैं, ठीक है कर सकते हो, लेकिन अपनी बात मत भूलना। यही सोचकर उन रोने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्यों ना पसंद होते हुए भी उन की फोटोज ले रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब वह कभी भी उसे नहीं मिलेगा। अगले दिन वह स्टडी के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वह नहीं आता तो फिर वह उसे कॉल करता है। उन बाहर खड़ा उसे देख रहा होता है, पर डैड की वजह से वह उसके पास नहीं जा पाता। वहीं वह को उसकी टेंशन होती है, तो फिर वह बार बार उसे कॉल कर रहा होता है। ये देखकर पुन उसे मैसेज करता है कि मैं आज बिजी था तो नहीं आ पाया। वह कहता है, तो कल आ जाना। उन कहता है, कल भी नहीं आ सकता। वह कहता है, तो फिर तुम फ्री कब होंगी? उन कहता है, मैं अब कभी फ्री नहीं हूँ। सुनकर वह को कुछ गड़बड़ लगती है, तो फिर अगली सुबह वह उसके रूम चला आता है। उन उसे अब इग्नोर नहीं कर सकता था, तो फिर वह उससे बात करता है, बट बहुत ही रूडली। उनके इस बर्ताव से वह को उसकी इतनी टेंशन हो रही थी कि इस वजह से वह जोहान की बर्थडे को भी एंजॉय नहीं कर पाता। यह देखकर हिल उससे बात करता है और पूछता है, वह पूछता है, मैं कैसा हूँ, कैसे बात करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं है ना? हिल कहता है, क्या वाह, किसने तुम्हें ये सब कहा? वह कहता है, मेरे भाई ने, वो पुकेत में मेरा पड़ोसी था, हम दोनों के बीच बहुत बनती थी, पर जब से मैं वहाँ से आया था उसके बाद मैंने कभी भी उससे कांटेक्ट नहीं किया था। पर कुछ दिन पहले पता चला वो यही हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं उसके साथ फिर से पहले की तरह रहना चाहता था। पहले पहले तो सब ठीक था, पर अचानक उसने मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। मेरे मैसेजेस का भी वो बहुत कम जवाब देता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता। हिल कहता है, जब तुम यहाँ आए थे तो फिर वहाँ पर कुछ हुआ था क्या? वह कहता है, हाँ, उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, पर उसकी बहन और उसके डैड अब भी उसके साथ रहते हैं। हिल कहता है, कहीं वह तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? वह कहता है, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है अगर मैं यही सब करता रहा तो फिर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। फाकू इतना परेशान देखकर हिल कहता है,
क्या सच में वो तुम्हारा भाई है ना? फा हाँ कहता है, पर हिल को समझ आ रहा था कि अभी फा को एहसास नहीं है, पर वो उनसे प्यार करने लगा है। वहीं उन भी फा से दूर नहीं रह पा रहा था, तो फिर वह अपनी डैड को कॉल कर कहता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं उसे और हर्ट नहीं कर सकता। डैड कहते हैं अगर नहीं कर सकते तो फिर अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, तुम्हें मुझ में और फा में से किसी एक को चुनना होगा। यह सुनकर वह रोने लगता है और भी कहता है प्लीज प्लीज मुझे उससे आखिरी बार मिलने दीजिए। डैड कहते हैं क्या सच में आखिरी बार होगा? उन कहता है हाँ, उसके बाद मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगा। अगले दिन फा जब उनसे मिलता है तो वह देखता है कि उसे बुखार है, पर फुन उससे दूर हो जाता है। यह देखकर फा कहता है मुझे नहीं पता मैंने कब तुम्हें हर्ट कर दिया, अगर किया भी हो तो प्लीज बता दो, मैं खुद को इम्प्रूव कर लूंगा। उन कहता है नहीं, तुम जैसे हो अच्छे हो। फा कहता है तो क्या आज मैं तुम्हारे रूम पर रुक सकता हूँ? तुम अभी बीमार हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, या फिर तुम मेरे रूम पर रह जाओ। उन फिर उसके रूम पर रुकने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन फा उसे उसकी मेडिसिन देता है और देखता है कि उसे अभी भी बुखार है, तो फिर वह उसे सुला देता है और खुद स्टडी करने लगता है। उन उसे देखकर सोचता है आखिरी बार मैं फा को ऐसे देख सकता हूँ, पर चाहता हूँ कि ये वक्त कभी ना आए, पर वक्त तो चलता ही रहता है। अगली सुबह फा जब उनको रूम में नहीं देखता तो फिर वह उसे कॉल करता है, पर जब वह फोन नहीं उठाता तो फिर वह उसके रूम चला आता है, पर फोन मजबूर था इसलिए वह उसे बहुत सुना देता है और उससे कहता है कि वह उसे अनोय कर रहा है और इसीलिए वह कभी भी उससे नहीं मिलना चाहता है। यह सुनकर फा का दिल टुकड़ों में टूट जाता है और फिर वह वहां से चला जाता है। वहीं फोन उसे सॉरी कहकर जोर जोर से रोने लगता है और सच में ये सीन बहुत इमोशनल था, इतना कि किसी को भी रोना आ जाए। फन को लेटर लिख रहा होता है, आज मैंने डैड के लिए फा को हर्ट कर दिया, उम्मीद है अब तो वह मुझसे थोड़ा प्यार करेंगी। फा ने मुझसे पूछा था क्या मैं उससे नफरत करता हूँ, पर इस वक्त तो सबसे ज्यादा मैं अपने आप से ही नफरत करने लगा हूँ। फा और फन के बिना अब उसे सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा था, पर क्योंकि उसने फन से प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा खुश रहेगा, तो फिर वह खुद को चिल करके कॉलेज जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात स्टर से होती है और वह उसका दोस्त बन जाता है। और साथ में स्टर अपने रूममेट का दोस्त नॉर्थ से मिलाता है। और स्टर और नॉर्थ की लव स्टोरी तो हम फर्स्ट सीजन में देख ही चुके हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग थी। आपको दोनों में से किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर नॉर्थ और ईस्टर के छोटे मोटे झगड़े से उन भी अब खुश रहने लगा था, पर एक चीज थी जो अभी तक नहीं बदली थी, वो था उनका खो जाना और हर बार फाका उसे ढूंढ लेना। तो इस बार भी फा उसे ढूंढ ही लेता है, पर अब दोनों के बीच काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस आ गई थी। क्लास खत्म होने के बाद ईस्टर फॉर्म को हिल के ग्रुप के साथ ग्रुप स्टडी के लिए बोलता है और कहता है इसी बहाने में हिल से भी मिल लूंगा। फॉर्म टीज कर कहता है स्टडी तो बस बहाना है, असल में तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हो। हाँ, ईस्टर उसकी तरफ मुंह बना देता है और फिर फॉर्म से कहता है तुम्हारी मेडिकल एग्जाम आने वाली है ना, तो फिर क्यों ना तुम ही हमारे साथ चलो। सुनकर उन आने के लिए मान जाता है, पर वहाँ नॉर्थ और जोहान को लवी डबी होती देख वह बेचारा तो एम्बैरेस हो जाता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं ईस्टर तो आते ही हिल में बिजी हो जाता है और सभी लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। वह देखता तो है पर पुन ही उससे अब बात नहीं कर रहा था, तो फिर वह भी उसे कुछ नहीं कहता। पुन भी उसे देखकर सोचता है शायद यही हमारे लिए बेहतर है। रात को आंटी नुआन उसे कॉल कर बताती है कि उसके डैड ने उनके पुकेत वाला घर बेच दिया है, पर अभी भी उसका कुछ सामान रह गया है, तो आकर उसे ले जाए क्योंकि वह उसे फेंकना नहीं चाहती। उन कहता है मैं नेक्स्ट वीक फ्री होते ही आ जाऊंगा, और फिर फन से कहता है हमारी एक और मेमोरी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। नेक्स्ट सीन देखते हैं फन वापस अपनी होम टाउन आकर काफी खुश हो रहा था और वह सबसे पहले फन से ही मिलने जाता है और फिर आंटी नॉन से पूछता है क्या फन अभी भी यहीं पर होगी। आंटी न्योन कहती है उन मैं कहना तो नहीं चाहती, पर जाने वाले चले जाते हैं और अगर तुम उन्हें याद ही करते रहोगे तो फिर इससे तुम खुद को ही सबसे ज्यादा हर्ट करोगे, और फन तुम्हें कभी भी हर्ट होते तो नहीं देखना चाहती थी। उनको समझ आ जाता है पर फिर भी वह फन के लिए थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वह अपने घर जाता है। आंटी नुआन फन का सामान दिखाकर पूछती है अब हम इसका क्या करें। उन कहता है हम इन्हें डोनेट कर सकते हैं,
ज़रूरतमंदों के काम आ जाएगा। आंटी नुआन बताती है, फन शुरू से जानती थी कि तुम उसके रियल ब्रदर नहीं हो, पर फिर भी उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला। पर उसके जाने के बाद तो सब बिखर गया। पर फिर भी फन इन सब के लिए कभी भी तुम्हें दोष नहीं देती है। तो फिर तुम भी इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बंद करो। सुनकर उन इमोशनल हो जाता है तो फिर वह बाहर आ जाता है। तभी आंटी नुआन उसके पास एक बॉक्स लेकर आती है और कहती है, तुम्हारे डैड ने तो मुझे इन सबको फेंकने कहा था, पर मेरा मन नहीं माना एंड मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब देखना चाहिए। ये सब तुम्हारे 1 साल तक होने तक आते रहे थे। हालांकि बेचने वाले का नाम तो नहीं है, लेकिन लेने वाले का है। उन जब बॉक्स ओपन कर देखता है तो उसमें छोटे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी और उसे देखकर वह समझ जाता है कि ये सब उसकी रियल मॉम ने ही भेजा है। आंटी नॉन कहती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, पर उनके तुम्हारे पास ना आने की शायद कोई ना कोई वजह रही होगी। उन कहता है, हाँ बस वजह ही होनी चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। सुनकर आंटी नॉन को उसके लिए बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन, उन अपनी मॉम के सामान को अपने रूम में ही सजा लेता है। तभी ईस्टर उसे कॉल कर डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर जब उसे पता चलता है कि वह भी आने वाला है तो फिर वह उसे मना करना चाहता था पर नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ वह भी पार्टी में आने से मना कर देता है और कहता है, अगर मैं आया तो उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। हिल कहता है, तुम लोग कब तक ऐसे ही रहोगे, तुम्हें बात कर सबको सुलझा लेना चाहिए। वह कहता है, मैं तो तैयार हूँ, पर क्या वह है? वह तो मेरा फेस तक नहीं देखना चाहता। वहीं डिनर पर उनकी नजरें तो सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। आरतीत हिल से पूछता है, हे वह क्यों नहीं आया? हिल कहता है, वो अभी बिजी है। पर तभी वह वहां पर आ जाता है। जॉन कहता है, हे तुम तो बिजी थे ना? वह कहता है, वो मुझे लगा जितना भागूंगा उतनी ही चीजें उलझती जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वक्त पर छोड़ दूं। पर ये सब बातें जोहान को तो समझ नहीं आती। वहीं वह आरतीत को दूसरी तरफ जाने कहता है। आरतीत कहता है, जगह तो बहुत सारी है, तुम कहीं और भी तो जाकर बैठ सकते हो। पर तभी हिल उसे उठने कहता है, तो फिर वह उठकर चला जाता है और वह उनके अपोजिट आकर बैठ जाता है। उन तो उसे देखकर अभी भी सरप्राइज ही था। नेक्स्ट सीन, ईस्टर और नूर दोनों सीरम के लिए झगड़ा कर रहे थे और उन बस उन दोनों की नोकझोंक को देखकर एंजॉय कर रहा था। उतने में ही वह उसके प्लेट में सीरम निकाल कर रख देता है। उन तो यह देखकर सरप्राइज होता है और फिर उसे थैंक्स कहता है। उन दोनों की ऑकवर्डनेस को देखकर ईस्टर उससे रीजन पूछता है, पर वह हेजिटेट कर रहा था। पर तब भी नॉर्थ बिल्कुल बेशर्मों की तरह पूछता है, क्या तुम्हारे और बाकी भेद कुछ चल रहा है? उन कहता है, हाँ वो बहुत लंबी स्टोरी है। दोनों ही कहते हैं, जो भी है पर हमें जानना है। उन बताने ही वाला था, पर तभी हिल और उसके दोस्त आ जाते हैं। जहाँ नॉर्थ से पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? नॉर्थ कहता है, टॉप सीक्रेट है, अगर जानना है तो फिर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अगली सुबह ईस्टर और नॉर्थ दुआ को लेकर उसके रूम धमक जाते हैं। उन कहता है, क्या तुम लोग मेरी और बाकी वजह से यहाँ पर आए हो? ईस्टर कहता है, हाँ। और भी कहता है, तो अब बताओ बात क्या है? उन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, बता तो दूंगा, पर इसके बारे में उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और तुम लोग भी सच जाने के बाद मुझसे नफरत नहीं करोगे। डॉग कहता है, डोंट वरी, कोई नहीं करेगा। तो फिर पुन उन्हें सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ वहाँ इस गाय को देखकर उसकी फोटो लेकर उनके पास सेंड करने की सोचता है, पर फिर नहीं करता। वहीं उनकी स्टोरी सुनकर ईस्टर तो रोने ही लगता है और पुन होता है जो उसे संभाल रहा होता है। नोर पूछता है, तो फिर अब तुम क्या करोगे? उन कहता है, पता नहीं। ईस्टर कहता है, तो क्या तुम सब कुछ ऐसे ही चलने दोगे? उन कहता है, नहीं, पर सब बहुत अजीब लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है वह मुझसे नाराज होगा? नॉर्थ कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो फिर मैं तो तुम्हें खींच कर एक पंच करता। उन सेठ होकर कहता है, हमें इसी के काबिल हूँ। पहले मुझे लगा था मैं वाकई बिना रह सकता हूँ, पर जब भी उससे देखता हूँ तो नहीं रह पाता और अब लगता है अगर मैंने उसे खो दिया तो शायद जी भी नहीं पाऊंगा। ईस्टर कहता है, तुम लोग पहले कैसे रहते थे? उन कहता है, पहले पहले हम एक दूसरे की केयर करते थे, फिक्र करते थे और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अगर उसके पास अगर कोई नहीं भी होगा तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, फिर वो चाहे किसी भी तरह। यह सुनकर डुओ को एक आइडिया आता है जिससे वह को अपनी फीलिंग्स पे बता सकता है और उसका ख्याल भी रख सकता है। वो था उसे स्नैक्स देना और लेटर। तो अगले दिन उन के लिए सैंडविच और चॉकलेट मिल्क लेकर आता है। नॉट कहता है, बस ये लेकर आए हो? उन कहता है,
वो मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है, इसलिए मुझे जो पसंद आया बस वही लेकर आ गया। एस्टर कहता है डोंट वरी, पाको जरूर पसंद आएगा, और मैंने हिल से पता किया है कि तुम क्लास से पहले ये सब रख सकते हो। तभी नोट कहता है अब ये सब छोड़ो और बताओ तुमने उसके लिए लेटर लिखा। उन्हें एक स्माइली दिखाता है। नोट कहता है ये लिखा है, एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो लिखकर अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। उन कहता है तुम्हें क्या लिखूं, क्या मैं उसे ये लिखूं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी ट्वाओ कहता है हाँ, इससे उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम सीनियर हो या फिर जूनियर। उन फिर वैसा ही करता है, पर फिर भी वो सब देने से वह काफी नर्वस हो रहा था। तभी वो लोग आर्थित को आते देखते हैं, तो फिर नॉर्थ बैग को वहीं पर रख देता है, बट बहुत ही फनी तरीके से। मगर आर्थित वह तो खुद ही उन स्नैक्स को खाने लगता है। यह देखकर उनका फेस लटक जाता है। नॉर्थ कहता है कोई बात नहीं, लेटर तो शायद वह उसे दे ही देगा। तभी ट्वाओ कहता है वो कौन था। नॉर्थ कहता है पाका फ्रेंड। ट्वाओ कहता है कितना कमीना है वो, अब उसे क्या पता ये उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड होने वाला है, और यहीं से हम पता कर सकते हैं कि इनकी लव स्टोरी कैसी होने वाली है। खैर आर्थित इतना भी बुरा नहीं है, वह पाक को वो बेग दे देता है। पाक कहता है पर तुमने तो खा लिया है ना। आर्थित कहता है नहीं अभी भी हो रहा है। वह जब चेक करता है तो उसमें चॉकलेट मिल्क था, पर उसे भी आर्थित ले लेता है। अब बेचारे के पास उनका नोट रह जाता है, जिसे रीड कर वह स्माइल करने लगता है। वही वो सोच रहा था पता नहीं पाको वो लेटर मिला भी होगा या फिर नहीं। तभी नॉर्थ उसे मैसेज कर बताता है कि उसे एक बॉबी नाम का लड़का मिला है, जो उसका बैग सीधे पाको देगा, और पाको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। पर उसकी एक कंडीशन है कि उसे एक कैन कोका कोला देना होगा। यह सुनकर पुन खुश हो जाता है। फिर क्या था, अगले दिन वह फिर से पा के लिए नोट लिखता है, और इस बार वह बैग सीधे पा को ही मिलता है। पर आर्थित की पपी आइस देखकर वह उसे ही खाने का सामान देता है और खुद नोट रीड करता है, जिसमें आज उनने स्काई के लिए लिखा था। आज स्काई काफी खूबसूरत है और उम्मीद है कि तुम भी इसी तरह खुश रहोगे। इस तरफ नोट उनको बताता है बॉबी ने पाको वो बैग दे दिया था। उन पूछता है तो फिर उसने क्या कहा। नोट कहता है कुछ नहीं। सुनकर उन थोड़ा उदास हो जाता है। नोट कहता है अरे यार ऐसे बैग उसे बहुत सारे मिलते रहते हैं, और देखना एक ना एक दिन तो वह तुम्हारे बैग को नोटिस करेगा ही। उन कहता है मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता, बस पा के साथ रहना चाहता हूँ, और वैसे भी उसे कितने लोग पसंद करते हैं, तो फिर वो मुझे क्यों ही पसंद करेगा। इससे कहता है कर भी सकता है। तब विनोद कहता है तुम उसे लेटर क्यों देते हो, तुम उसे सीधी बात क्यों नहीं कर लेते। तभी ट्वेल्व कहता है वो इसीलिए ताकि वह लेटर के जरिए उसे अपनी फीलिंग्स बता सके। नोट कहता है और अगर उसने कभी लेटर का जवाब दिया ही नहीं तो फिर तुम क्या करोगे। ट्वेल्व कहता है कोई बात नहीं, कम से कम उसे ये तो पता होगा ना कि कोई उसे पसंद करता है। नोट कहता है अगर उसे पता ही नहीं चले तो फिर पसंद करने का क्या ही फायदा। मेरे लिए तो प्यार ऐसा है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो फिर उसे पता भी होना चाहिए। उन कह रहा है जब तुमने जोहान को पसंद किया था तो फिर तुमने क्या किया था। नोट कहता है मैंने तो सीधे जाकर उसे बता दिया था, इवन मैंने तो उसे अपना गियर भी दिया था। तभी स्टेट टीज करते हुए कहता है हाँ, और वो भी उससे डेट करने से पहले। नोट कहता है हाँ तुमने उसे पसंद करता था तो फिर मैं खुद को क्यों ही रोकता। उन कहता है पर मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन पाऊंगा। नोट कहता है और बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। तभी डॉग कहता है और अगर वह तुम्हारे लेटर्स का जवाब ना दे तो फिर तुम उसे भेजना बंद कर देना। तभी ईस्टर और नॉट कहता है नहीं, तुमने अभी अभी तो देना शुरू किया है, और देखना एक ना एक दिन तो वह जवाब देगा ही, और आखिर में उसे भी तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल ही जाएगा। नाइट में वह फिर से फन को लेटर लिखता है। दोस्तों के आने के बाद अब मेरी लाइफ बदल गई है, मैं खुश रहने लगा हूँ, खुद को अबेंडन फील नहीं करता, और अब मैंने पा के साथ रहने का भी सोच लिया है। अगले दिन वह फिर से पा को बेच देता है, पर जब कोई और भी उसे ऐसे ही गिफ्ट देता है तो यह देखकर वह उदास भी हो जाता है। पर उसके दोस्त उसे इनकरेज करते हैं, और फाइनली सबकी मेहनत रंग भी लाती है, क्योंकि आज वह आर्थित को स्नैक्स नहीं देता, जिसे देखकर उस बेचारे का तो मुंह ही लटक जाता है। हाँ, उनका नोट रीड करता है मुझे पता है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए ये सब मैं तुम्हारे लिए भेजता हूँ, और डाली सैंडविच और चॉकलेट मिल्क इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, पर ये मुझे अच्छे लगे। ये रीड कर वह स्माइल करता है और फिर उन्हें टेस्ट भी करता है, और सच में उसे काफ़ी पसंद आते हैं, तो फिर वह उनके लिए भी भेजता है, और फिर कहता है हाँ सच में ये बहुत डिलीशियस है, तो फिर तुम्हें भी खाने चाहिए। अब यह देखकर तो
उनका फेस लाल पीला हो जाता है। अगले दिन पा बॉबी को फिर से उनके लिए गिफ्ट देता है। ये देखकर हिल पूछता है, तो तुम उसे पसंद करने लगे हो? पा कहता है, बात पसंद करने की नहीं है, मैं बस उसे और अच्छे से जानना चाहता हूँ। हिल कहता है, तो तुम जानते हो वो कौन है? वह मना करता है। जोहान कहता है, तो तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहते कि वो कौन है? वह कहता है, नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वह किसी के जरिए मुझे गिफ्ट भेज रहा है, इसका मतलब यही है कि वह मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहता, और अगर वह बताना ही नहीं चाहता तो फिर मैं भी नहीं जानना चाहता। जोहान कहता है, पर मुझे तो जानना है ना। तभी आरतित कहता है, यार एक बात बता, गिफ्ट तो तुम्हें बहुत सारे लोग देते हैं, पर तुमने फिर उसी का जवाब क्यों दिया? वह कहता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे वो सिंपल सा लगा। उसके मैसेज भी सिंपल होते हैं। वह मुझे किसी भी चीज़ की एक्सपेक्ट नहीं करता, बस चाहता है कि मैं खुश रहूं। वहीं दूसरी तरफ उन तो गिफ्ट देखकर फूले नहीं समा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। तभी पॉम पूछता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है, वह को तुम्हारे बारे में पता होगा? वह तुम्हें पसंद करता है या फिर इस लेटर वाले लड़के को? यह सुनकर वन थोड़ी देर तो शांत हो जाता है, पर फिर कहता है, अगर वह लेटर वाले पर्सन को भी पसंद करेगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो शायद कभी भी उससे बात नहीं कर पाऊंगा, पर लेटर के जरिए तो कर ही सकता हूँ। इस्टर पूछता है, सच सच बताना, अगर तुम्हारे डैड नहीं होते तो तुम क्या अफवाह के साथ होते? उन कहता है, शायद हाँ, तब मुझे ये लेटर और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, मैं सीधे ही उसका ख्याल रख सकता था। इस्टर कहता है, अगर एक दिन फाको तुम्हारे बारे में सच पता भी चल गया ना, तब भी वह तुम्हें पसंद करेगा, क्योंकि वह जानता है तुम कितने केयरिंग हो और उससे सच में प्यार करते हो। सुनकर उन तो प्लेस आ ही जाता है और भी कहता है, तुम सच बोल रहे हो सकता है कि वो ये सब गिफ्ट सभी लोगों के लिए लाता हो। इस्टर कहता है, यार उसे कितने सारे लोग गिफ्ट देते हैं, वो सभी को थोड़ी ना देता फिरेगा, और वो तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब साफ है वह तुम्हें पसंद करता है। यह सुनकर उन खुश हो जाता है। वहीं नोर तो इस बात से कुछ ज्यादा ही इतरा रहा था। इस्टर कहता है, ये प्लान तुम्हारा नहीं था बल्कि ड्वाव का था। नोट कहता है, हाँ तो सक्सेस तो इसे मैंने ही किया है ना, तुम भूल गए? गिफ्ट देने के लिए मैंने ही बॉबी को हार किया था। यह सुनकर इस्टर उसके सर पर मारता है और कहता है, तुम जानते हो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनको अभी भी यही लगता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। नोट कहता है, पर मुझे तो लग रहा है कि उसने तो इसे प्रपोज करने का भी सोच लिया होगा। तभी ड्वाव कहता है, क्या अफवाह को पता है वो लेटर्स तुम ही देते हो? उन मना कहता है। नोट कहता है, और क्या अफवाह को पता है तुम उसे पसंद करते हो? उन कहता है, शायद हाँ, पर वो मुझे सिर्फ अपना भाई समझता है, क्योंकि वो हम दोनों के बीच एक बाउंड्री बनाकर रखता है जिसे मैं कभी क्रॉस ना करूं। इसलिए कहता है, इसका मतलब जब उसे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम ही वो लेटर देने वाले हो, तो फिर वह तो फिर से बाउंड्री बना देगा। उन कहता है, हाँ, इसीलिए तो मैं उसे मेरे बारे में नहीं बताना चाहता। नोट कहता है, पर क्या तुमने कभी भी वो बाउंड्री क्रॉस करने की नहीं सोची? उन कहता है, नहीं, मुझे डर लगता है। नोट कहता है, उसे कोने से डर लगता है, पर यह डर नहीं लगता कि एक दिन वह किसी और को पसंद कर लेगा? उन कहता है, लगता है, और यही सोचकर मेरा दिल बैठा जाता है। यह सुनकर नोट उसे इंकरेज करता है और फिर पन भी ठान लेता है कि वह को अब अपनी फीलिंग्स बता कर ही रहेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं, हिल और इस्टर को लवी डवी होते देख पम कहता है, ओ, मुझे लगा था कि तुम इतना जल्दी स्टडी करने के लिए आए हो, पर तुम तो। तभी इस्टर उसे एक खींच कर देता है और फिर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तभी उनके सामने फा आ जाता है, जिसे देखकर तो वह बिलसाई जाता है। हिल उसे देखकर पूछता है, इतनी जल्दी आए हो, क्या कोई जरूरी काम था? वह कहता है, हाँ, बहुत जरूरी। यह सुनकर इस्टर और पॉम उनको बहुत टीज करने लगते हैं। वहीं फा उनका लेटर रीड करके स्माइल कर रहा होता है और फिर कुछ चॉकलेट्स देखने लगता है, और चॉकलेट को देखकर उनके मन में तो बटरफ्लाई जुड़ने लगती है और वह तो शर्मा कर बिल्कुल लाल पीला हो रहा था। और नॉट से कहता है, मुझे लग रहा है मेरा दिल तो उछलकर बाहर ही आ जाएगा। नॉट टीस के कहता है, क्या चॉकलेट खाना चाहोगे? उन कहता है, नहीं, अब मुझे किसी की नहीं चाहिए। नॉट कहता है, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें सिर्फ बाकी चॉकलेट ही खानी है, हाँ। उन कहता है, तो मुझे टीच करना बंद नहीं करोगे ना? नॉट कहता है, नहीं, जब तुम शर्माते हो ना तो बड़े ही क्यूट लगते हो। एंड सच में वह शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। और फिर वह कहता है, क्या सच में वह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर बस मुझे ही लग रहा है? हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। नॉट कहता है, अरे यार, वो सच में कर रहा है, अगर तुम यही सोचते रही ना तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करोगे,
पर अब देखो वही तुम्हारे साथ कर रहा है और शायद प्यार भी करने लगा है, तो अब तुम क्या करोगे? पुन कहता है मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या होगा, पर जब तक डैड है तब तक मैं उसे सच नहीं बता सकता। नोट कहता है तो तुम उसे अपने प्यार में गिराकर चले जाओगे? तुमने पहले भी एक बार उसके साथ किया है और अगर इस बार करोगे तो फिर बात सच में हर्ट होगा। पुन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे हर्ट होते नहीं देख सकता। नोट कहता है तो फिर अपने डैड से बात करो, क्योंकि डर उन्हें है कि अगर तुमने किसी को भी अपने बारे में बता दिया तो फिर उनकी सो कॉल्ड इज्जत चली जाएगी। गलती उनकी है और भरपाई तुम करो। क्यों? और वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, तो फिर तुम्हें अपने तरीके से जीना चाहिए। उसकी बातें सुनकर तो पुन बिल्कुल नोट की तरह बनने की सोच रहा होता है, जो बेझिझक अपनी बात बोल दे। इस्टर और फॉन्ग कहते हैं तुम्हें उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। और फिर इस्टर पूछता है तुम्हारा मेडिकल स्कूल का रिजल्ट आने वाला था ना, तो फिर क्या हुआ? उन कहता है मैं पास नहीं कर पाया, पर नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। इस्टर पूछता है वैसे तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? उन कहता है क्योंकि ये फन का सपना है। इस्टर कहता है और तुम्हारे सपने का क्या? सुनकर उन चुप हो जाता है, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। वहीं आरती तूफा के घर पड़ा हुआ था, जबकि फातू कॉलेज कंप्लीट करके घर भी आ गया था। रात भर पीने की वजह से उसका सर फटे जा रहा था। तूफा उसके लिए खाना और मेडिसिन लाया होता है। आरती पूछता है जो लड़का तुम्हें लेटर देता है क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? वह कहता है हाँ, वो मुझे क्यूट लगा, स्पेशली उसकी सिंप्लिसिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आतिथ उससे चॉकलेट के पैसे मांगता है, जो कि लगभग 50,000 की थी। इतनी महंगी चॉकलेट भी कोई देता है क्या? ये सुनकर तो काफी शौक हो जाता है, पर फिर वह पैसे ट्रांसफर कर देता है। आतिथ कहता है तुमने सिर्फ चॉकलेट पर 50,000 रुपये खर्च कर दिए। लगता है मेरे सारे दोस्त प्यार में पागल हो गए हैं, क्योंकि मुझे तो ये प्यार वार की चीजें समझ ही नहीं आती। नेक्स्ट सीन आर्थिक को स्टडी करता देख पूछता है तुम हर वक्त पढ़ते क्यों रहते हो, कभी थकते नहीं? तुम्हें खुद को इतना बेहोश नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। वह कहता है मैं बस किसी को निराश नहीं करना चाहता। डैड मुझे सक्सेस देखना चाहते हैं और मॉम चाहती है कि मैं सभी का ख्याल रखूं, इसीलिए तो मेरा नाम भी तोन पर रखा गया है। और वैसे तुम्हारा नाम आतिथ क्यों रखा गया है? आतिथ कहता है क्योंकि मैं संडे को पैदा हुआ था, मेरे नाम का मतलब तुम्हारे जितना नहीं है। वह बताता है उसके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर हैं और बहुत काइंड भी, इसीलिए वह भी उनके जैसा ही बन गया है, दूसरों की सोचने वाला। आतिथ कहता है तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? वह कहता है सोचा था, पर लोगों की एक्सपेक्टेशन पर जीते जीते समझ ही नहीं आया कि मैं क्या चाहता हूँ। आतिथ कहता है तो फिर क्या तुम इससे खुश हो? वह हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं 50,000 की चॉकलेट का नाम सुनकर तो हमारी तरह जोहान और हिल दोनों ही शौक हो जाते हैं। हिल कहता है अगर जोहान ने किया होता तो ठीक था, पर तुम कब से करने लगे? तभी जोहान कहता है और हाँ, इसे तो चॉकलेट पसंद भी तो नहीं थी ना। वह कहता है हाँ तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक चॉकलेट की तो बात है। जोहान कहता है कुछ नहीं, पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो तुम बताओगे कि मैटर क्या है? वह नर्वसली कहता है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। जोहान कहता है कितना करते हो? वह कहता है पता नहीं, पर करता हूँ। आर्थित कहता है पर तुमने तो उसे देखा ही नहीं है ना। वह कहता है वो मायने नहीं रखता, अगर लेटर के जरिए ही सही तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जोहान कहता है पर तुम दोनों में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मान लो अगर उसे कोई और पसंद आ गया तो फिर वह तो तुम्हें कभी भी छोड़कर जा सकता है और तुम तो उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। तब भी तुम सब कुछ ऐसे ही चलने देना चाहते हो। यह सुनकर तो वह भी सोच में पड़ जाता है, पर जो भी हो, अब वह उनसे प्यार करने लगा था तो फिर वह दूसरों से गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करता। यह देखकर तो उसके दोस्त भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले हमेशा ये कहा करता था कि वह किसी को भी शेयर नहीं करना चाहता और इसीलिए गिफ्ट ले लिया करता था। हिल कहता है अब वह किसी से प्यार करने लगा है ना, तो फिर किसी की गिफ्ट कैसे ही ले सकता है। वहीं नोट को पता चलता है कि बॉबी का एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर वह अब लेटर नहीं दे पाएगा। अब ये सब सुनकर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। एस्टर कहता है क्या हम उसकी जगह किसी और को नहीं ढूंढ सकते? नोट कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? हाँ। एस्टर फोन से कहता है क्यों ना कुछ दिनों तक तुम पा को गिफ्ट ही ना दो, फिर हम उसके रिएक्शन देखते हैं, क्या सच में वो तुम्हें पसंद करता है? उन कहता है मगर मुझे ऐसा नहीं करना है। तभी ट्वेल्व कहता है क्यों ना हम गिफ्ट देने के लिए कोई जगह ही ढूंढ ले, तो फिर हमें किसी की जरूरत भी नहीं होगी। नोट कहता है और अगर गलती से ये दोनों मिल गए तो? डॉग कहता है तो फिर दोनों का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। नोट कहता है और अगर फा ने उनको देखने की कोशिश की तो? डॉग कहता है
ये तो वो पहले भी तो कर सकता था ना। इसका मतलब है कि वह लेटर वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करता है। यह सुनकर नोट उन्हें पाई के पास लेकर आता है जो एक कैफे चलाती है, और वह तो उनकी मदद करने के लिए एक पैर पर खड़ी थी। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर उनको कॉल्ड हो जाता है और वह फाको भी सब सिचुएशन बता देता है कि उसने इतने दिनों तक क्यों लेटर नहीं दिए, और अपने कॉल्ड के बारे में भी बताता है। पाई फाक से पूछती है, क्या तुम सच में उसके बारे में नहीं जानना चाहते? वह मना करता है। यह सुनकर वह उसे इतना तो बता देती है कि वह बहुत क्यूट है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिर बाकी स्नेक्स को खाने के लिए बेसब्र हो रहा था, पर फा उसके अरमान पूरे नहीं होने देता। जॉन पूछता है, तो पता चला वो कौन है? फा कहता है नहीं, और वो बताना नहीं चाहता, तो फिर मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक सीन फुन जब रिटर्न गिफ्ट लेने आता है तो देखता है फा ने उसके लिए मेडिसिन भेजी है और उन्हें लेने के इंस्ट्रक्शन भी, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसे कॉल करने के लिए अपने फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं। और सच में बाकी मेडिसिन से वह बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी स्टेप मॉम उससे मिलने आई होती है और वह उसे बताती है कि उसे डैड की पहली मैरिज के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उनके बारे में, पर फिर भी वह देखना चाहते थे कि क्या वो उसके बच्चे के लिए अभी भी सही है या फिर नहीं। पुन कहता है पता नहीं, पर मेरे लिए तो वो कभी सही नहीं थे। इसके बाद स्टेप मॉम अपनी बेटी फाइज से मिलाती है जो बहुत क्यूट होती है, और फिर उनसे उनके बारे में पूछती है। उन उदास होकर कहता है वो नहीं है। स्टेप मॉम कहती है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना? उन कहता है हाँ, पर उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया है, मैं तो उससे सॉरी भी नहीं बोल पाया और इसीलिए उसकी लाइफ जीकर भरपाई कर रहा हूँ। स्टेप मॉम कहती है लेकिन वो तो यही चाहती होगी ना कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। यह कहकर वो तो चली जाती है। वहीं उन तो उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था, और फिर उसे इस तरह की बात भी याद आती है जब उसने उसके सपने के बारे में पूछा था। तभी पाई उसके लिए कॉफी लेकर आती है और पूछती है क्या तुम सच में पा को अपने बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि तुम्हें तो उसके बारे में सब पता है पर उसे नहीं। और ये ठीक तो नहीं है ना कि पा सच में तुम्हें पसंद कर रहा है और अपने ही प्यार के बारे में ना जानना उसके लिए नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? सुनकर पुन ऑकवर्ड हो जाता है तो पई वहां से चली जाती है। पर अब उसने भी डिसाइड कर लिया था। अब क्या ये तो वह पा को नहीं बताता, पर सारा क्रेडिट उसे ही दे देता है। ये देखकर पा भी उसके लिए गिफ्ट देता है। नेक्स्ट सीन इस्टर उसे पा के बर्थडे के बारे में बताता है और पूछता है क्या तुम उसके लिए गिफ्ट लाए हो? पुन कहता है हाँ, मैंने तो बहुत पहले ही ले लिया है। इस्टर पूछता है तो फिर फोन बनकर दोगे या फिर लेटर बॉय बनकर? उन कहता है दोनों बनकर। इसके बाद वह पाका गिफ्ट ओपन करता है जो कि एक टी शर्ट थी, पर उसकी बहुत ही लूज आ रही थी। तो वह पाको उसकी फोटो भेज कर बताता है और कहता है वह फिर भी इसे पहनेगा। अगले दिन पाका बर्थडे था तो हिल और इस्टर उसे गिफ्ट देकर बर्थडे विश करते हैं, पर फुन बहुत ही हेजिटेट करते हुए उससे गिफ्ट देकर वॉशरूम चला जाता है। तभी आरती आते हुए कहता है ओह हो भा, तुम्हें किसी क्लब में पार्टी देनी चाहिए थी, पर तुमने तो हमें पढ़ने के लिए बुला लिया। हाँ, फाइज स्माइल करता है। इसके बाद जोहान भी उसे गिफ्ट देता है और फिर बर्थडे विश करता है, पर तभी बारिश की वजह से बिजली चली जाती है। उन अभी भी वॉशरूम में था और अंधेरे से उसे डर लगता था, तो वह तो बहुत पैनिक करने लगता है। उसका बचपन का ट्रॉमा भी हिट करने लगता है और वह घबरा कर फा को हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। फा को भी उसकी फिक्र होती है तो वह तुरंत उसके पास आता है। फुन तो उसे देखकर हगी कर लेता है और बार बार उसे सॉरी कहने लगता है और उसे छोड़कर ना जाने के लिए भी कहता है। वह उसे शांत करता है, पर इस बारे में सोचकर वह अभी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर लेटर बॉय और बाकी हैंड राइटिंग पर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों एक ही पर्सन है, तो वह तो बहुत खुश हो जाता है। तो अगली सुबह वह पाई के पास उसका नेक्स्ट लेटर लेने जाता है जिसमें फोन ने उसके बर्थडे की विशेष लिखी थी और कहा था कि वह उसकी वजह से खुश रहने लगा है, और साथ में उसे एक पॉलरॉइड कैमरा भी देता है। इसके बाद वह हिल को भी वो लेटर्स दिखाता है और कहता है तो फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया और इस बार वह खुद मेरे पास आया है। हिल कहता है तो तुम्हें उसकी हैंडराइटिंग से पहले पता नहीं चला था? पा कहता है नहीं, क्योंकि उसने शायद अपनी हैंडराइटिंग बदल दी है या फिर जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मैं उसे ना पहचान पाऊँ। पर लिखते लिखते शायद उसे इसी हैंडराइटिंग की आदत हो गई थी, इसीलिए उसने गलती से मेरे बर्थडे कार्ड पर भी उसी हैंडराइटिंग में लिख दिया था। हिल कहता है तो फिर अब तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि वह तो तुम्हें भाई नहीं मानता है ना? पा कहता है
अब तो मैं भी उसे मेरा छोटा भाई नहीं मान सकता। और इन लेटर्स के जरिए मैं फ़ोन की दूसरी साइड भी देख पाया हूँ, जिससे पता चलता है कि वह अब कोई छोटा बच्चा तो नहीं रहा है। कहता है, तो फिर अब तुम उसके लिए क्या फील करते हो? पा कहता है, लेटर वाले पर्सन को मैं पसंद करता हूँ, और अगर वह फ़ोन है तो फिर मैं उसे ही पसंद करता हूँ। हिल कहता है, तुम उससे गुस्सा नहीं हो क्योंकि उसने तो तुमसे झूठ बोला है ना? पा कहता है, नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि वह फ़ोन है। हिल कहता है, तो फिर अब तुम क्या करोगी? जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दोगे या फिर उसे जाकर बताने वाले हो? पा कहता है, मैं पहले वेट कर सकता था, पर शायद अब नहीं। वही उन तो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि अभी तक पा को उसके फोबिया के बारे में याद है कि उसे अंधेरे और थंडर से डर लगता है। यह देखकर इस डर उसे थोड़ा शांत होने कहता है, पर तभी हिल वहां आ जाता है और वह फूल का बैग देख लेता है जो वह पा को देता है। उसे देखकर वो दोनों तुरंत बैग को छुपा देता है। हिल भी फिर अनजान बनने का नाटक करता है और फुन को उसके साथ जाने के लिए पूछता है, पर फुन मना कर देता है क्योंकि उसे पाई को बैग जो देना था। यह देखकर हिल तुरंत पा को मैसेज कर देता है और यहीं से शुरू होता है पा का फुन को टीजिंग गेम। नेक्स्ट सीन, फुन जब बैग देने आता है तो पाई बताती है कि पा ने उसके लिए स्पेशल कोका ऑर्डर की है, और फिर वह बनाते बनाते उनके रिश्ते के बारे में भी पूछती है कि क्या कोई बात बनी। फुन कहता है, हाँ, बात बन तो रही है। तभी वहां आ जाता है जिसे देख तो पाई भी शौक हो जाती है। वाह, उनको देखते हुए अपने गिफ्ट के बारे में पूछता है। सुनकर पाई उससे बैग थमा देती है। तभी पापा पूछता है, क्या तुमने उसे स्पेशल कोका दी थी? यह सुनकर वह पहले तो पुन की तरफ देखती है और फिर हाँ कहती है। वही पुन तो बेचारा काफी डरा हुआ था। तभी वह कहता है, तुम ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हो ना? तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यह सुनकर पुन मना नहीं कर पाता और फिर वह उसे बताता है कि वह मेडिकल स्कूल के एग्जाम पास नहीं कर पाया, जबकि उसने उसे पढ़ाने में कितनी ज्यादा मेहनत की थी। वह पूछता है, तुम ठीक हो अभी? पुन कहता है, पहले मुझे बुरा लगा था पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं उस फैकल्टी की एग्जाम दे सकता हूँ जिसका मेरा सपना है। यह सुनकर पा को याद आता है कि पुन ने अपने लेटर्स में बताया था कि उसने कुछ करने का डिसाइड किया है, तो उसे समझ आ जाता है कि पुन किस बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन, पुन कल उसके ट्रॉमा में हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। पा कहता है, पर कल तुमने ऑलरेडी मुझे बोल दिया था। पुन कहता है, मैं खुश हूँ तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे बिजली और अंधेरे से डर लगता है। पा कहता है, हाँ याद है, और कल जब लाइट चली गई थी ना, तो मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया था। पुन कहता है, तुम पूछना नहीं चाहते तुम्हारे पास मैं वापस क्यों आया हूँ? पा कहता है, क्या तुम बताना चाहते हो? पुन मना करता है। पा कहता है, अगर नहीं बताना चाहते तो फिर मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी भी अपनी कोई वजह रही होगी ना, और जब तुम बताना चाहो तब मुझे बता सकते हो। पुन कहता है, तुम गुस्सा नहीं करोगे? वह मना करता है और फिर उसके सर को पेट करता है। तभी उसकी नज़र उसकी हुड्डी पर जाती है जो उसी ने उसे गिफ्ट की थी, पर उनके काफी ज्यादा लूज है। यह देख वह स्माइल करता है और कहता है, तुम सचमुच बहुत छोटे हो। उनको तो यह सुनकर कुछ समझ नहीं आता, तो अपने दोस्तों से ही पूछ लेता है। नोट तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। अब क्या वो आप लोग बहुत समझदार हो तो बताने की जरूरत नहीं है। खैर, पुन कहता है वह अब वह से वन के बारे में और नहीं छुपा सकता क्योंकि वह उसे झूठ नहीं बोलना चाहता। नोट कहता है, हाँ, उसे पता होगा तो कम से कम उससे तुम माफी तो मांग पाओगे। नेक्स्ट सीन, बाकी किट को देखकर नोट पुन को बहुत टीज कर रहा होता है। वह इस पर उसे डांट रहा होता है। उन दोनों के झगड़े को देखकर पुन उन्हें खाना खाने कहता है बाकी आने से पहले, और उनके जाते ही वहाँ आ जाता है जैसे वो उनके जाने का इंतजार कर रहा हो। तो पाई पूछती है, तुम यहाँ पर क्या जानबूझ कर आए हो? वह कहता है, नहीं, इसलिए तुम्हें पहले आया हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले। सुनकर पाई उसे बेच देती है और फिर पूछती है, लेकिन पहले तो तुम सुबह आते थे तो फिर अब क्यों आते हो? वह कहता है, वो इसलिए ताकि मैं किसी को पिकअप कर सकूं। कहते हुए वह स्माइल कर रहा था। यह देखकर वह तो कंफ्यूज हो जाती है। वहीं पा उनके सामने ही उसका बैग रखता है। यह देखकर तो उनके साथ सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जोहान वहां से शाम का मेन्यू पूछता है। वह कहता है उसे नहीं पता। यह सुनकर अर्थ जोहान से कहता है, तुम अपनी वाइफ से ही क्यों नहीं पूछ लेते? पर नोट तो वॉशरूम गया हुआ था। तो फिर जोहान स्टर से ही पूछ लेता है क्योंकि उसी ने तो उसे बिगाड़ रखा है। स्टर बिना बहस के सुशी खाने के बारे में कहता है और पुन को भी उनके साथ चलने कहता है। तभी वह कहता है वह उसे लेकर चला जाएगा। यह सुनकर स्टर हिल के साथ चला जाता है और रास्ते में वह
जानबूझकर फोन को उसी का बैग खोलने कहता है और साथ में उसे लेटर भी रीड करने कहता है। यह सुनकर फोन शॉक हो जाता है तो वह ड्राइविंग का बहाना कर देता है। तो बेचारे फोन को लेटर रीड करना पड़ता है जिसमें उसने एक फ्लावर का जिक्र किया था। यह देखकर वह स्माइल करता है। वहीं फोन के मन में तो बटरफ्लाईज उड़ रही थी। इसके बाद वह उसे एक दूसरे रेस्टोरेंट लेकर आता है। फोन कहता है मगर हम तो सभी लोगों के साथ सुशी खाने वाले थे ना। वह कहता है यहाँ की सुशी बहुत अच्छी है, तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। फोन फिर फास्ट से पूछता है मैं फिर से स्टडी स्टार्ट करने वाला हूँ तो ये अजीब तो नहीं रहेगा ना। वह कहता है नहीं, अगर तुम अपना मनपसंद का काम करना चाहते हो तो फिर कोई देरी नहीं है। वैसे तुमने सोचा है तुम क्या सब्जेक्ट लेने वाले हो। फोन फोटोग्राफी का नाम लेता है जो वह बचपन से करना चाहता था। वह कहता है तो क्या तुमने इसकी प्रिपरेशन कर रखी है। फोन मना करता है और फिर वह उसे ही स्टडी कराने कहता है। वह कहता है ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। फोन हाँ कहता है और फिर हिम्मत कर उसे लिटिल बॉय मतलब अपने ही बारे में पूछ लेता है कि क्या वह उसे जानता है। यह सुनकर वह स्माइल करता है और फिर कहता है नहीं, मैंने उसे पूछा था पर उसने नहीं बताया और अगर वह नहीं बताना चाहता तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। उन कहता है तुम्हें उससे बात करते हुए कितने दिन हो गए हैं। वह कहता है 2 महीने, पर मैं उससे और बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर उन तो बहुत खुश हो जाता है पर वह को पता ना चले तो वह पूछता है वैसे आजकल लेटर से कोई बात नहीं करता। वह कहता है हाँ, पर एक तरीके से ये अच्छा भी है, हम जब चाहे उसे देख नहीं सकते, जब चाहे उससे बात नहीं कर सकते। और फिर उसकी तरफ एक नोटिस सी स्माइल देकर कहता है पर एक बात का मुझे डर है, अगर वह किसी दिन मुझे इतना प्यार में गिराकर मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मैं तो उसे हार्टलेस ही कहूंगा क्योंकि उसने मुझे प्यार में गिराया है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे लेनी ही होगी। यह सुनकर उन बेचारा काफी नर्वस हो जाता है पर घर आने के बाद तो वह काफी खुश हो रहा था कि वह उससे प्यार करने लगा है। और फिर कई दिनों के बाद वह फन को लेटर लिखता है कि उसने तो सोचा था उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, पर सभी लोगों के साथ से उसने बहुत कुछ सीखा है और अब वह सच में बहुत खुश है। नेक्स्ट डे वह अपने दोस्तों को भी वह के बारे में बताता है और पूछता है कि उसे अभी भी उसे लेटर देने चाहिए। नोट कहता है हाँ, क्योंकि अब वह सचमुच तुमसे प्यार करने लगा है। तभी डॉग कहता है इसका मतलब हमारा लेटर देने वाला आइडिया काम कर गया। यह सुनकर उन तो ब्लश करने लगता है और वही इस टीज करते हुए कहता है अब तो तुम्हें उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए पूछना चाहिए। यह सुनकर तो वह और भी ज्यादा ब्लशाई जाता है, लेकिन फिर उन्हें बताता है कि वह ड्राइंग क्लब छोड़ रहा है। यह सुनकर वह लोग शौक हो जाते हैं पर उनको उदास देख कर के वह उनसे नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो लोग उसे चिल भी करते हैं। नोट कहता है लेकिन अगर तुम्हारे डैड को और तुम्हारी फोटोग्राफी के बारे में पता चला तो। उन कहता है अगर वो फोटोग्राफी के लिए पैसे नहीं देंगे तो फिर मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर का काम करके मैनेज कर लूंगा। वैसे भी डैड की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया था पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को नहीं खोना चाहता। यह सुनकर सभी लोगों को रियलाइज होता है कि फुन बहुत समझदार हो गया है। तभी ईस्टर सभी को लंच के लिए पूछता है। डॉग तो मना कर देता है और फुन कहता है कि तुम दोनों तो वैसे भी अपने अपने बियर के साथ जाने वाले हो। यह सुनकर ईस्टर उसे ही टीज करने लगता है और कहता है हाँ हाँ, अब तो तुम्हारा भी तो बियर बनने वाला है ना। फुन तो बरसाई जाता है और भी कहता है अगर मैं फा को अपने बारे में नहीं बताऊंगा तो क्या वह मुझसे नाराज हो जाएगा। डॉग कहता है वह लेटर वाले पर्सन से बहुत प्यार करता है तो नहीं होगा। वहीं फा स्काई को देखकर उसकी फोटो निकालता है और फिर उसमें उनके लिए कुछ लिखता है। दरअसल उसने लिखा था वह एक बार उससे मिलना चाहता है। यह देखकर जहाँ फुन शौक था वहीं वह तो मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। उसे देखकर हिल कहता है तुम्हें यकीन है कि वो आएगा। वह कहता है हाँ। जॉन कहता है और तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो। यह सुनकर वह एक नॉटी सी स्माइल देता है। जॉन उसकी स्माइल देकर कहता है हे तुमने क्या प्लान किया है। वह बस एक स्मिक कर देता है। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। वह जानबूझकर मुझसे कहता है उसे पता नहीं है कि वो लेटर बॉय भी उसे पसंद करता है या फिर नहीं। हो सकता है कि उसने ऐसे लेटर बहुत सारे लोगों को दिए हो। वो तुरंत कहता है नहीं, वो सिर्फ तुम्हें ही देता है। वह टीचर कहता है तुम्हें कैसे पता। यह सुनकर वो थोड़ा सा पका जाता है और भी कहता है वो मुझे लगता है। वह कहता है क्या सिर्फ मुझे ही पसंद करता है। उन कहता है हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता है। कमिंग बैक टू पर्सन, जॉन कहता है उसे टीज कर तुम्हें मजा आ रहा है। वह कहता है हाँ, क्योंकि टीज करते वक्त वह बहुत क्यूट लगता है। तभी हिल कहता है
पर ईस्टर और नॉर्थ के होते ये इतना आसान नहीं होगा। वह कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हिल कहता है अगर ईस्टर की बात करें तो फिर वह तो खुद ही उसके साथ जाने को तैयार होगा, मगर नॉर्थ नॉर्थ तो उसे भेज ही सकता है। यह सुनकर जोहान बड़ा प्राउड करता है अपनी वाइफ पर। नेक्स्ट सीन देखते हैं ड्वाव और ईस्टर उनको फा के पास जाने के लिए उसे इस तरह रेडी कर रहे होते हैं ताकि फा उसे किसी भी तरीके से ना पहचान पाए। तभी नॉर्थ कहता है पर फिर भी किसी भी तरीके से उसे पहचान ही रहेगा। इससे कहता है अगर तुम्हें हेल्प नहीं करनी है ना तो अपना मुंह भी बंद रखो। ड्वाव कहता है लेकिन जब तुम बात करोगे तो वह तो तुम्हें पहचान सकता है ना, इसलिए तुम्हें बात नहीं करनी है। फिर कहता है तो फिर मैं लिख कर बात कर लूंगा। ड्वाव पूछता है तुमने उसे लेटर लिखा है। फिर कहता है कुछ समझ ही नहीं आया तो मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा। नोट कहता है तो फिर उसे लेटर लिखो पर कंडीशन के साथ, और वह तुमसे प्यार करता है तो फिर उसे तुमसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके बाद उनफा को लेटर लिखता है कि वह उससे मिलेगा पर उसकी कुछ शर्तें हैं। एक, वह जो भी बने उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी, वह अपने बारे में उसे नहीं बताना चाहता। तीसरी, अगर गलती से भी उसे उसके बारे में पता चल जाए तो वह अनजान बनने का नाटक करेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं जैसा हिल ने कहा था नोर्ती उसे लेकर आता है पर पुन काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था तो फिर वह उसे चेयरअप कहता है। वहीं फा वह तो बहुत खुश हो रहा था कि पुन उसे मिलने आया है तो वह उससे कहता है मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, वैसे तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते थे। पुन नोट में लिखता है क्योंकि वह उसके लिए बहुत खास है। वह कहता है मैं ये तुम्हारी मुँह से सुनना चाहता हूँ पर पुन मना कर देता है। वह कहता है ठीक है अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो फिर मैं फोर्स नहीं करूँगा। वैसे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था मेरे डैड मुझे स्काई की तरह देखना चाहते हैं और मॉम ट्री की तरह, तो फिर तुम मुझे कैसे देखना चाहते हो। उन कहता है प्यार की तरह। ये देखकर वह को बहुत अच्छा लगता है। उन पूछता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। वह कहता है बस देखना चाहता था तुमसे मिलकर मुझे कैसा लगता है, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे जबकि तुम तो मुझे अपने बारे में बताना भी नहीं चाहते थे। उन कहता है क्योंकि तुमने जो कहा था। यह सुनकर वह कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। उन जब उससे अपना हाथ दे देता है तो वह उसके हाथ पर किस कर पूछता है क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। यह सुनकर उन रोने लग जाता है। वह तो एक पल के लिए डर ही जाता है और फिर वह कहता है मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मुझे तुम्हारे टीयर्स पहुँचने हैं। यह सुनकर उन फिर अपना मास्क और हेट निकाल देता है, लेकिन वह तो टीयर पूछते पूछते उसे किसी का लेता है। पुन तो घबरा कर जाने ही लगता है। तभी वह कहता है तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट है। यह सुनकर तो वह दौड़ पड़ता है और इसी चक्कर में उसकी नोट पेट वहीं गिर जाती है। यह देखकर वह स्माइल करने लगता है। उन बाकी ही बातें याद कर प्लस कर रहा होता है जब उसने कहा था कि किस करते वक्त उसे उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट लगे थे। तभी उसके पास फाका ही कॉल आ जाता है। उसे लगा कहीं उसने उसे देख तो नहीं लिया, पर जब वह उसे नहीं दिखता तो फिर वह कॉल उठा लेता है। वह पूछता है क्या तुम इस वेकेशन घर जाने वाले हो। उन कहता है शायद नहीं। वह कहता है तो फिर तुम इस वेकेशन अकेले हो। उन कहता है हाँ मैं तो पिछले वेकेशन भी अकेला ही था। वह कहता है तो फिर इस वेकेशन तुम मेरे घर पर चलना चाहोगे, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते थे। उन कहता है सोच कर बताऊंगा। तभी वह पूछता है आज का दिन तुम्हारा कैसा था। उन थोड़ी देर सोच कर कहता है बहुत अच्छा, और तुम्हारा। वह कहता है मेरा भी बहुत अच्छा था। अगले दिन से उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। एग्जाम के बाद सभी दोस्त उनसे कल के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वह तो बस शर्माए ही जा रहा था। तभी भाभी उन्हें देख लेता है और वह को पाई देख लेती है। उनको देखते हुए यह देखकर तो वह शौक हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वह सामने आ जाता है। वो लोग देखकर शौक हो जाते हैं। मिस्टर कहता है क्या कोइंसिडेंस है। वह उनकी तरफ देखकर कहता है हाँ कोइंसिडेंस ही तो है। तभी नोट कहता है हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए ना। वह कहता है लेकिन हम तो कल ही मिले थे ना। यह सुनकर वो लोग डर जाते हैं कि कहीं उसे सच पता तो नहीं चल गया। तभी वह कहता है तुम लोग घर ही जा रहे हो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उन लोगों को मना करता है कि प्लीज मना कर दो, पर वो इस चांस को कैसे गवा सकते थे। तो इस्टर कहता है वो नोट को जोहान के पास जाना है और मुझे हिल के पास, और डॉ को भी कुछ काम है, तो फिर तुम उनको लेकर चले जाओ। अगर वह अकेला जाएगा तो फिर हमें उसकी चिंता होगी, और अगर तुम साथ होंगे तो फिर हम बेफिक्र हो जाएंगे। उन उन लोगों की तरफ ऐसे देखता है कि तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बुरा फंसाया तुम लोगों ने। नेक्स्ट सीन, पापा पूछता है तुम सच में मेरे घर जा रहे हो ना।
अगर नहीं जाना चाहते तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। उन कहता है नहीं जाना चाहता हूँ। फा कहता है उस दिन मैंने तुम्हें पढ़ाने को कहा था ना, तो मैं सीरियस था। उन कहता है पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। फा कहता है नहीं मैं सच में तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। और भी कहता है वह उसे कॉल करेगा। फोन को लेगा वह उसके घर ही आने वाला है। सुनकर फा उसे टीज करता है। इसके बाद वह उसे घर ड्रॉप कहता है और रात को उसे कॉल करने कहता है। पुन तो इतना खुश हो जाता है कि दूसरी तरफ ही जाने लगता है और रात को वह बेसब्री से फा की कॉल का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसका कॉल आता है वह बहुत खुश हो जाता है। वह फिर खुद को स्टेबल कर कॉल उठाता है। वह पूछता है तो क्या तुम रेडी हो? पुन हाँ कहता है। इसके बाद वह उसे पढ़ाने लगता है, लेकिन पुन को नर्वस देखकर बताता है आज वह उससे मिलने गया था। पुन अनजान बनते हुए कहता है किससे? फा कहता है लेटर वाले लड़के से। सुनकर पुन को ठसका लगता है, लेकिन फिर वह पूछता है तो तुम्हारी मुलाकात कैसे रही? फा कहता है उसने मिलने के लिए हाँ बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर पता नहीं वह अचानक रोने क्यों लगा। मैं उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता। और फिर पूछता है अगर मैं उसे दोबारा ना रोने के लिए बोलूँ तो क्या ये ठीक रहेगा? पुन कुछ नहीं कहता तो कहता है मैं सच में बहुत डर गया था कि उसे ऐसा ना लगे कि वो बस मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन मैं उसके लिए सच में बहुत सीरियस हूँ। सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वह उसकी स्टडी कंप्लीट कराता है और फिर उसकी फोटो पोस्ट कर देता है स्टडी करते हुए। इस टेलीफोन को जब ये बताता है तो शौक ही हो जाता है। वह देखता है पुन ने भी उसकी पोस्ट को लाइक किया है, लेकिन पुन को अभी भी यही लग रहा था कि अगर फा को उसके बारे में पता चल गया तो वह उससे नाराज हो जाएगा। स्थिर कहता है पर वो तो तुम्हें पसंद करता है ना? पुन कहता है वो बस लेटर वाले पर्सन को पसंद करता है और मुझे अपना छोटा भाई मानता है। नोट कहता है अच्छा तो कौन से छोटे भाई की कोई फोटो पोस्ट करता है? लेकिन पुन अभी भी काफी कंफ्यूज हो रहा था। तभी पाई वहां आती है और पुन से पूछती है अब तो तुम्हारी वेकेशन है ना, तो फिर तुम फा को लेटर कैसे दोगी? पुन कहता है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी पाई कहती है क्या तुमने उसका आज का लेटर रीड किया? उनको भी याद आता है तो वह तुरंत लेटर निकालता है। नोट पेज में ही रीड करने लगता है तो पुन उसे हटाता है और फिर रीड करता है। पानी लिखा था अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। लास्ट एग्जाम के दिन पार्क में मैं तुम्हारा वेट करूंगा। उन तो परेशान हो जाता है कि अब वह क्या करेगा। नोट कहता है मैंने ही तो बुलाया, चले जाओ। तब एस्टर भी कहता है हाँ अगर तुम्हें लेटर के अलावा बात करने का मौका मिल रहा है तो फिर तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर पुन मैंने आ ही जाता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर कहता है आने के लिए थैंक यू सो मच। कहते हुए वह उसे उसकी नोटपैड देता है जो उसने गिरा दी थी। पुन पूछता है तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे? वह कहता है हाँ मुझे बुरा लग रहा था, मैंने अपनी हद पार कर दी थी, तो बस मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। पुन कहता है कोई बात नहीं। फा को यह देखकर अच्छा लगता है और फिर वह कहता है ये जगह शाम को बहुत अच्छी लगती है, तो अगली बार क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? पुन हाँ कहता है। फा कहता है तुम जाना चाहते होंगे ना मैंने तुम्हें किस क्यों किया था? क्योंकि मैं तुम्हें करना चाहता था, कल ही नहीं बल्कि आज भी करना चाहता हूँ। लेटर के अलावा भी तुम्हें टेरिस करना चाहता हूँ, तुम्हारे मुझसे अपना नाम सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। आई लव यू। कहते हुए वह उसके हाथ पर किस करता है और फिर पूछता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उन घबरा जाता है और फिर पूछता है अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो फिर तुम मुझे चोट तो नहीं दोगे ना? पा कहता है कभी नहीं, बल्कि ये तो और भी अच्छा होगा। हाँ मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कहते हुए वह उसका मास्क खोने लगता है पर फोन दूर हट जाता है। वह को बुरा लगता है तो फिर वह कहता है हाँ जानता हूँ ये बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुम अभी भी रेडी नहीं हो तो फिर हम पहले की तरह ही बात करेंगे और अगर तुम्हारी हाँ है तो फिर तुम मेरी तरफ घूमोगे। कहते हुए वह काउंट करने लगता है पर उनको ना पलटता देख वह सेड होता जा रहा था, लेकिन एक पाने से पहले ही उन मास्क और हेड निकाल देता है और उसकी तरफ घूम जाता है और हाँ कहता है बॉयफ्रेंड बनने के लिए। फा खुश होकर उसे हक कर लेता है और फिर कहता है आज मैंने लेटर वाले पर्सन की आवाज सुनी, तो फिर तुम खुद के बारे में नहीं बताओगे? उन खुद के बारे में बताता है और उसके बारे में भी पूछता है तो फिर पापी उसे अपने बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। तभी फा उसकी फोटो खींच लेता है और कहता है क्या मैं इसे पोस्ट कर दूं?
उन कहता है क्या ये ठीक रहेगा? वह कहता है हाँ, हम डेट कर रहे हैं ना, तो फिर कपल फोटो तो हम डाल ही सकते हैं, और मैं तुम्हें टेक भी करूंगा। उन शौक होकर कहता है क्या तुम्हारे पास मेरा इंस्टा आईडी है? वह कहता है हाँ, और मैं तो रोज चेक करता हूँ। उन तो प्लस कर जाने लगता है। वह हाथ पकड़ कहता है रुको, वरना तुम खो जाओगे, और फिर वह उसे उसके साथ घर जाने कहता है। उन कहता है लेकिन अगर हम, क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ उल्टा सुल्टा ही चल रहा था। वह टीच कर कहता है मैं तो बस सास सोने के लिए बोल रहा था, तुम क्या उल्टा सीधा सोचने लगे। उन तो प्लस कर चला जाता है। इसके बाद वह उसके रूम को देख कर कहता है मुझे लगा मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगा। उन कहता है लेकिन तुम आ गए ना, और वैसे तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? उन कहता है मैं कहीं नहीं गया था, यहीं पर था, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि मैं यहीं पर रहूंगा। वह कहता है तो फिर तुमने उस दिन ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें अनोय कर रहा हूँ? उन इस बार में बात नहीं करना चाहता था, तो फिर वह जाने लगता है। वह उसे अपने करीब कर कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ताकि मुझे यकीन हो कि तुम इस बार मुझे झूठ नहीं बोल रहे, और अगर बोला तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उन कहता है मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता मैंने वो सब क्यों किया था। वह कहता है इसका मतलब कोई तो वजह थी, कोई बात नहीं, इस बार मैं सॉरी के बदले कुछ और ही करूंगा। उनको समझ नहीं आता, तभी वह उससे किस कर लेता है, पर इससे ज्यादा नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि फोन अभी रेडी नहीं है। उन तो बेचारा ब्लश करने लगता है। वह कहता है तुम मुझे कुछ पूछोगे नहीं? उन पूछता है तुम सरप्राइज नहीं हुई कि मैं ही लेटर वाला पर्सन हूँ? वह कहता है नहीं, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था। उन सो कर कहता है पर कैसे? वह बताता है बर्थडे कार्ड पर राइटिंग देखकर उनको रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। तभी उसे याद आता है कि फानी तो उसी से उसका लेटर रीड करवाया था। वह कहता है वो बस मैं देखना चाहता था कि तुम अपने ही लेटर को रीड करते वक्त कितनी क्यूट लग रहे हो। उन अपने प्लस आई फेस को छुपाने के लिए बहाना कर चला जाता है। नेक्स्ट डे उन वॉल पर लगे अपने लेटर्स को देख रहा था। तभी वह पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है क्या देख रहे हो? उन कहता है बस देख रहा हूँ, तुम्हें तो इतने लोग लेटर देते हैं, पर तुमने मुझे ही रिप्लाई क्यों किया? वह कहता है क्योंकि वो थॉटफुल और केयरिंग था, और शायद तुम मुझे बताना चाहते थे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उन कहता है हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, कहते हुए उसके लिस्ट पर पेक करता है और सोने चला जाता है। पर वह उसे बात करने लगता है। उन कहता है ये सब सपने की तरह लग रहा है, कल तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना? वह कहता है नहीं, और तुम? उन भी मना करता है। वह लाइट बंद करने वाला था, पर पहले वह उनसे पूछता है। उन कहता है वह है तो फिर उससे किसी चीज का डर नहीं है। अगले दिन वह उनको जब अपने पास नहीं देखता तो वह डर जाता है कि कहीं वह फिर से उस दिन की तरह उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। लेकिन जैसे ही वह उसे देखता है वह उसे तुरंत हक लेता है। उन कहता है वह तो बस उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। इसके बाद वह उसे अपने हाथों से खिलाता भी है। वह पूछता है क्या वह उसके साथ उसके घर जाएगा? उन कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को शक नहीं हो जाएगा कि मैं अब उनसे क्यों मिलने आया हूँ? वह कहता है नहीं, वो तो कब से तुमसे मिलना चाहते थे। उन कहता है मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे और फन से बहुत प्यार करते थे। उनका नाम लेते ही वह रुक जाता है और उठकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन वह उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसकी मॉम उनको देखकर बहुत खुश होती है, पर उन्हें काम भी करना था, तो फिर वह को उसे उनका घर दिखाने बोलकर चली जाती है। वह उसे अपने रूम लेकर आता है और उसे बताता है कि वह अपने पेरेंट्स को उनकी डेटिंग के बारे में बताने वाला है। पुन भी मान जाता है। इसके बाद डिनर टाइम पर वह के डैड उनसे उसके डैड के बारे में पूछ रहे थे, जिससे वह थोड़ा उदास हो जाता है और वह भी ये नोट कर रहा होता है। तभी मॉम उससे से पूछ लेती है जोहान और हिल तो डेट कर रहे हैं, तो फिर वह उनके लिए कब बहू लेकर आएगा? यह सुनकर उनको ठसका लगता है, पर वह उन्हें उनकी डेटिंग के बारे में बता ही देता है। यह सुनकर वो दोनों पहले तो नाखुश दिखते हैं, लेकिन फिर मॉम कहती है लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी लेकर आ जाओगे। डैड भी खुश थे कि कम से कम उनको वह जानते तो है, तो अब उन्हें बाकी भी चिंता नहीं रहेगी। नाइट का सीन देखते हैं। उन को नॉर्थ, जोहान, ईस्टर और हिल की ट्रिप की फोटोज दिखा रहा होता है। वह पूछता है क्या तुम भी जाना चाहते हो? उन कहता है हाँ। वह पूछता है तो फिर कहाँ जाना चाहते हो? उन कहता है वो मैंने अभी नहीं सोचा है। वह कहता है ठीक है, तो सोच कर बता देना, और अब तुम खुश हो ना? मेरे मॉम डैड को भी अब कोई दिक्कत नहीं है? उन हाँ कहता है। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, तो फिर वह उससे किस करने लगता है। वह तो कुछ और भी करना चाहता था, पर पुन उसे रोक देता है। वह कहता है मैं अभी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पर फिर भी मैं तुम्हारा वेट करूंगा, कहते हुए
वो उसकी गोद में ही सो जाता है। फुन थोड़ा इमोशनल हो रहा था तो वह कहता है अब वह अकेला नहीं है और अगर उसे जरा भी कुछ भी बताना हो तो उसे बता सकता है। फन ये इसीलिए कहा था क्योंकि उसे फन के बारे में पता चल गया था और वह जानता है कि फन उसे ही याद कर रहा है। लेकिन उसके मॉम डैड को तो पता नहीं था ना, तो अगली सुबह उससे फन के बारे में पूछ लेते हैं, पर वह आकर बात संभाल लेता है और साथ में उनको कंफर्ट भी करता है। इसके बाद वे मॉम डैड को बाय कर पुकेता जाते हैं। फन फा को मंदिर लेकर आता है, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं फन के बारे में पता चलने पर वह उसे छोड़ ना दे। फा कहता है उन्होंने अभी डेट करना शुरू किया है और वह छोड़ने की बात कर रहा है। वह उसे बड़ी मुश्किल से मिला है तो भला वह उसे क्यों छोड़ेगा। सुनकर फन फिर उसे फन से मिलाता है और फिर सॉरी कहता है सच छुपाने के लिए। फा कहता है लेकिन मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस तुम्हारे बताने का वेट कर रहा था। इसके बाद वह फन से भी कहता है कि वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। नेक्स्ट सीन फन उसे सी साइड पर लेकर आता है जहाँ उसे ऐसा महसूस होता है कि फन उसी के पास है, पर अब वह खुश है तो फिर वह उसे छोड़कर जा रही है। फन ये सोचकर रोने लगता है। वह शौक होकर कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। फन बताता है कि उसे हमेशा ये लगता था कि फन उसके पास है, लेकिन अब वह उसे छोड़कर चली गई है। वह कहता है वो कहीं नहीं गई है, यही है हम दोनों की यादों में। इसके बाद फन उसे सनसेट दिखाता है और बताता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि वो दोनों एक साथ उसे देख भी पाएंगे, क्योंकि जब भी वह देखता था उसे लगता था कि क्या वह भी यही सनसेट देख रहा होगा, लेकिन आज वो दोनों साथ देख पा रहे हैं। वह हाँ कहता है और फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन फन वेटरनरी से रिजाइन कर देता है। वह कहता है तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था कि तुम फुट फुट कर रोने वाले हो। फन कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, और वैसे भी अगर मेरे अच्छे नंबर आए तो फिर से मैं अपने दोस्तों से और तुमसे मिल पाऊंगा। वह उसके सर पर बैठकर कहता है तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो, और फिर पूछता है वो जाने से पहले कहीं जाना चाहता है। फन कहता है हाँ, रूम जाकर मुझे मेरा सामान पैक करना है। पापा पूछता है तुम मेरे साथ रहना चाहोगे, तुम थोड़ी देर रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर मेरे साथ ही रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फन कहता है तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगे। वह मना करता है। फन फिर उसकी हेल्प करने कहता है सामान पैक कराने में। नेक्स्ट सीन वो लोग सामान पैक कर रहे थे, पर उनको बुरा लग रहा था कि उसने वह के मॉम डैड को उनके बारे में नहीं बताया। वह कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में उन्हें बता देंगे। उन हाँ कहता है और फिर एक रोबोट टॉय को देखकर उसे याद आता है कि एक बार उसके दोस्तों ने उस टॉय को देखकर बताया था कि उसकी मॉम जापानीज हो सकती है, क्योंकि वह टॉय जापान का लिमिटेड एडिशन था और ऊपर से उस पर रेन नाम भी लिखा हुआ था जो एक जापानीज नेम है। यही सोच वह फांसी कहता है मुझे पता चल गया ट्रिप पर कहाँ जाना है, मुझे जापान जाना है। लेकिन वहां आते ही वह फिर से घर जाना चाहता था क्योंकि वहां उसे बहुत सर्दी लग रही थी। वह उसे पीछे से हक कर कहता है अब नहीं लग रही है ना। उन हाँ कहता है। इसके बाद वो दोनों घूमते सूंघते हैं और साथ में एक दूसरे की बहुत सारी फोटोज भी लेते हैं। वह उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो वो कहता है मुझे भी उनके बारे में नहीं पता, पर बस इतना जानता हूँ कि वो यहीं से हैं, चाहे मैं उनके पास ना जा पाऊँ, पर यहाँ आकर मुझे उनके पास होने का ही एहसास हो रहा है। यह सुनकर वह जोहान को उनकी मॉम का पता लगाने कहता है। जोहान कहता है तुमने मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव समझ रखा है क्या। वह जब उसका लैब रिपोर्ट बनाने से मना कर देता है तो फिर उसे हाँ बोलना ही पड़ता है। तभी फुन युकाता पहन कर आता है जो कि एक जापानीज ड्रेस है। वह तो बस उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वह उसमें इतना क्यूट लग रहा था कि वह खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो वह कहता है मैं पहले वेट कर सकता था पर अब नहीं, कहते हुए वह उससे पेट पर पटकता है और किस करने लगता है। फुन भी फिर मना नहीं करता और फिर दोनों अपनी नाइट स्पेशल बनाते हैं। अगली सुबह वह उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है क्या उसे अच्छा लगा था। फुन कहता है पता नहीं। वह कहता है क्यों नहीं पता, मैंने ही तो तुम्हारे साथ वो सब किया था, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल रहूंगा। फुन कहता है तुम्हें कैसा लगा था। वह कहता है बहुत अच्छा, और अगर यकीन ना हो तो मैं अभी बता सकता हूँ मुझे कितना अच्छा लगा था। सुनकर फुन तो ब्लिसाई जाता है। अब उन्हें यहाँ काफी दिन हो गए थे तो उनको वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। वह कहता है तो हम लोग यहाँ पर एक वीक और रुक सकते हैं। फुन मना करता है क्योंकि उसे एग्जाम की तैयारी भी करनी है। वह कहता है वो लोग फिर से यहाँ पर आएंगे। यह सुनकर फुन खुश हो जाता है। इसके बाद जाने से पहले वह अपने दोस्तों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करता है जो उसके दोस्तों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो लोग उसे टीज करना नहीं छोड़ते। डुआओ को उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है तो स्टर कहता है अब उसे भी कोई पार्टनर ढूंढ ही लेना चाहिए। डुआओ बताता है कि उसके लाइफ में भी ऑलरेडी कोई है
उन्हें लगा वो किसी को डेट कर रहा है, पर वह तो उन्हें एक केट की फोटो दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की फा से पूछती है, उसने जिस लड़के की फोटो स्टोरी पर लगाई है क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? वह हाँ कहता है। वह लड़की उसे टीज करती है कि उसने उसे देखा है। फा का पोजीशन लेवल तो जाग उठता है और फिर वह हिल से पूछता है, क्या वेटरनरी में उनको कोई पसंद करता है? हिल कहता है, हाँ बहुत सारे करते हैं, और अब जब वह फोटोग्राफी में चला जाएगा तो ये नंबर और बढ़ने वाले हैं। तभी आर्थिक कहता है, यार तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कितने लोग पसंद करते हैं? वह कहता है, नहीं, क्योंकि वह सिर्फ मुझे पसंद करता है। आर्थिक कहता है, अरे यार मुझे लगा था हिल और जोहानी ऐसे हैं, पर अब तुम तो उनके भी बाप हो। वह उसे सोने बोलकर उनको खाने की याद दिलाता है। उन देखता है वह उसके लिए टॉय लाया है जो उसे बहुत क्यूट लगता है। वह बताता है कि आज उसे आने में देर हो जाएगी, लेकिन रात को जब वह आता है तो देखता है उन तो पढ़ते पढ़ते बेंच पर ही सो गया है। तो फिर वह उसे अच्छे से सुलाता है। तभी उसके डैड कॉल करते हैं, जो उसे उसके स्टेप मॉम से मिलने पर बहुत डांट रहे थे, पर फोन फा के पास है। यह सुनकर तो वो शॉक हो जाते हैं। तभी गंगाकर उन्हें बताता है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। डैड तुरंत फ्लाइट बुक करने कहते हैं। नेक्स्ट सीन फा उनसे मिलने आता है और उन्हें पता चलता है कि फा ही उनका इन्वेस्टर है। फा उन्हें उनसे दूर रहने कहता है, लेकिन डैड तो उसे भी फोन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, पर फा तो उल्टा उन्हें ही धमकी देकर चला जाता है। और फिर जोहान के पास आता है। जोहान को वह नोट लग रहा था, पर उसे देख वह शौकी हो जाता है। वह बताता है वह उनके डैड को धमकी देकर आया है। जोहान कहता है, तो काम बना? वह कहता है, पता नहीं। जोहान कहता है, अगर एक दिन उनको तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े और अगर उस वक्त उसने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तुम क्या करोगे? वह उदास हो जाता है। तो कहता है, अरे यार मैं बस बोल रहा था। वह कहता है, मैंने तुम्हें उनकी मॉम का पता लगाने कहा था ना, तो फिर क्या हुआ? जोहान कहता है, पता कर रहे हैं, पर इतना पता चला है कि वो सच में जापानीज ही है। सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर उनको भी बताता है। उन तो खुश होकर उसे हगी कर लेता है। इसके बाद वह उसे बताता है कि वह उसके डर से मिलने गया था। वह उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले नहीं बताया। उनको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर वह को पता चलता है कि उनकी वजह से ही उन्हें छोड़कर गया था। तो वह पूछता है, अगर तुम्हारे डैड मुझे छोड़ने को बोले तो फिर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उन तो घबरा जाता है कि कहीं उन्होंने सच में तो नहीं बोल दिया। वह कहता है, नहीं, वो बस मैं तुमसे पूछ रहा था। उन मना करता है। वह को बहुत अच्छा लगता है और फिर ये वह जोहान को भी बताता है। अगले दिन वह उसे भाई के रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाता है। उन अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है जो उसे मिस कर रहे थे। तभी स्टेप मॉम उसे कॉल कर बताती है कि उसके डैड ने उन्हें धमकी दी है। उन कहता है वह अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगा, लेकिन उतने में ही डैड आकर उसे मारने लगते हैं और सारा दोस्त उसी पर मर देते हैं कि उसकी वजह से ही उनकी लाइफ इतनी बुरी हो गई है। उन ये सब सुनकर आज बिल्कुल भी खुद को नहीं रोकता और भी कहता है, इसमें उसका क्या दोष है? उन्होंने ही तो उसे पैदा किया है। अगर उसके बस में होता तो वह कभी भी उसे अपना डैड नहीं बनाता। ये उनके ही कर्मों का फल है। डैड कहते हैं वो भी उसे नहीं लाना चाहते थे, लेकिन उसकी मॉमी जिद पर अड़ी थी और जब वह पैदा हुआ तो फिर वह छोड़कर चली गई। उन कहता है, और आपको क्या लगता है स्टेप मॉम मेरी वजह से गई है? आपके कारनामों की वजह से गई है। यह सुनते ही तो वह उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी नोट बीच में आ जाता है और उसे भी चोट लग जाती है। नोट तो उन्हें ही मारने पर उतारू हो रहा था, लेकिन फोन उसे रोक देता है और फिर बताता है कि वो उसके डैड है। नोट को बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है कि उसके डैड उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसे जोहान की टेंशन हो रही थी कि अब वह उसे क्या बताएगा, क्योंकि वह तो जब उसकी चोट देखेगा तो गुस्सा हो जाएगा। और ये सच भी था, जोहान बहुत गुस्सा हो रहा था। तो वह फा से कहता है, तुम कुछ करोगे या फिर मैं ही कुछ करूं? वह कहता है वह सब संभालेगा। इसके बाद वह उनके डैड को अरेस्ट करवा देता है उनकी इलीगल कामों के लिए। उनको बुरा तो लगता है, पर ये उनकी हरकतों की ही सजा थी। उसे लग रहा था अब वह अकेला हो गया है, लेकिन फा कहता है वह उसके साथ है तो अब बिल्कुल भी अकेला नहीं है। नेक्स्ट सीन वह उनको उसकी मॉम की इंफॉर्मेशन देता है, तो उनकी इंफॉर्मेशन पाकर बहुत खुश हो रहा होता है और फा को थैंक्स कहता है। और फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम हाफ जापानीज है। उनका अभी एक बेटा भी है जिसका नाम दाइकी है और अभी वह 39 ईयर की है। इसका मतलब जब वह पैदा हुआ था उस वक्त वह 19 साल की थी। तो फिर वह फा से पूछता है, क्या उस वक्त मॉम मुझे पैदा करने के लिए रेडी नहीं थी? फा कहता है, मुझे नहीं पता,
लेकिन वो तुम्हें हर साल गिफ्ट भेजती थी। इसका मतलब तो यही है कि वह तुमसे प्यार करती है। और वैसे भी तुम दोनों के नाम का एक ही मतलब है, फ्लावर। उनके कहता है वो कैसे? फा कहता है उनका नाम यूरी है, जिसका मतलब लिली फ्लावर से है, और रेन उसका मतलब लोटस से है। उनको भी ये समझ आ जाता है। फा पूछता है क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? उन कहता है पता नहीं, अब उनकी नई फैमिली है ना, और अगर मैं उनके पास गया तो हो सकता है कि उनकी न्यू लाइफ बर्बाद हो जाए। फा कहता है तो फिर तुम पहले उनसे बात कर सकते हो, और अगर वो नहीं मिलना चाहती तो फिर तुम मत जाना। उन थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। तो फा कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहते हो तो। उन कहता है नहीं, एटलीस्ट एक बार तो मैं उनसे मिलना ही चाहता हूँ। इसके बाद वह अपने दोस्तों को भी बताता है। नॉर्थ कहता है इसका मतलब तुम मिक्स्ड हो? उन कहता है नहीं, मेरी मॉम है। नॉर्थ कहता है हाँ तो तुम 25% तो जैपनीज हो ही ना। और फिर पूछता है क्या तुम उनसे मिलने जा रहे हो? उन कहता है पता नहीं, अब उनकी फैमिली है ना, तो मुझे नहीं पता मुझे जाना भी चाहिए या फिर नहीं। तभी दुआओ कहता है तुम्हें जाना चाहिए, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम्हें गिफ्ट नहीं भेजती। स्टर भी कहता है तुम पहले उनसे बात क्यों नहीं कर लेते, जैसे लेटर भेजकर। उनको भी ये आइडिया पसंद आता है। अगर वह उसे रिप्लाई नहीं करेगी तो फिर वह उनके पास नहीं जाएगा। स्टर कहता है देखना, वो तुम्हें रिप्लाई जरूर करेगी। दुआओ कहता है वेल कॉन्ग्रेचुलेसन, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारी मॉम कौन है, और वैसे तुम्हारे डैड का क्या? उन कहता है उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई है, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। स्टर कहता है यार तुम पहले से काफी बदल गए हो, अब तो बिल्कुल मैच्योर बन गए हो, वरना पहले तो पापा की बात आते ही तो तुम रोने लग जाते थे। यह सुनकर नॉर्थ भी उसे टीज करता है। उन्हें थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी किस्मत इतनी खराब होने के बावजूद भी उसे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। यह सुनकर स्टर तो इमोशनल हो जाता है। नॉर्थ कहता है अरे यार अब बस भी करो वरना ये रो देगा। और भी कहता है तुम्हें हमें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, हमने इतना भी नहीं किया है। स्टर भी नॉर्थ को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि सभी लोगों की बहुत मदद की है। उसके जैसा दोस्त मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है, वह तो उनका हीरो है। इतनी तारीफ सुनकर नॉर्थ तो ब्लश करने लगता है। स्टर कहता है तुम सच में हमें पॉजिटिविटी देते हो, इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नॉर्थ कहता है हे तुम किस बार की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन स्टर तो उसे बहुत टेस्ट करने लगता है। लेकिन स्टर ने जो भी कहा है बिल्कुल सही है। लाइफ में नॉर्थ जैसा एक फ्रेंड तो होना चाहिए। तो क्या आप लोगों की लाइफ में भी नॉर्थ जैसा कोई दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है? अगर है तो कमेंट्स करिएगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो अभी तक ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला है। वेल, नॉर्थ को इतना टीज करने के बाद स्टर कहता है अभी हम तीनों का तो हो गया है, लेकिन एक तो बचा है। कहते हुए वह डॉग की तरफ देखता है। डॉग कहता है हे मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो तीनों तो उसे थैंक्स बोल बोल कर बहुत टीज करते हैं। डॉग तो बेचारा सर ही पकड़ लेता है कि उसे कैसे पागल दोस्त मिले हैं। नेक्स्ट सीन, फोन अपनी मॉम को लेटर लिखता है। मैं आपका बेटा फोन हूँ, क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? मुझे नहीं पता मुझे आपको ये लेटर लिखना भी चाहिए था या फिर नहीं, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आपके बारे में जानकर कितना अच्छा लगा है। मुझे अभी पता चला आप मेरे बर्थडे पर गिफ्ट भेजती थी, इसका मतलब आपको मैं याद हूँ। आपने मुझे छोड़ा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, वजह जो भी हो, लेकिन बस आप खुश होनी चाहिए। और रही बात मेरी, तो मुझे ऐसा पर्सन मिला है जो मुझे और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने मुझे खुश रहना सिखाया है। लिखते लिखते वह थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, तो फा कर उसे बेखक कर लेता है। अगले दिन वह फा को रेडी कर रहा होता है, तो फा कहता है क्या तुम लाइफ टाइम मुझे ऐसे ही कपड़े पहना सकते हो? उन कहता है ठीक है, लेकिन ये मैं फ्री में नहीं करूँगा। फा कहता है तो तुम कितना लोगे? उन कहता है ज़्यादा नहीं, बस कुछ किसेस। फा ब्लेस कर कहता है तुम दिन प्रतिदिन बहुत नोटी होते जा रहे हो। उन कहता है लेकिन जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो तुम शर्मा जाते हो। यह सुनकर वह उससे पिक कर चला जाता है। इसके बाद वह उसे एग्जाम सेंटर छोड़ता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। वहीं इस तरफ उनकी मॉम यूरी को देखते हैं, जिसका अभी तो हमें फेस नहीं दिखाया जाता, लेकिन उन्हें उनका लेटर मिलता है जिसमें लिखा था मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। यूरी तो लेटर देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं उनके रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह मना करता है कि उनका लेटर नहीं आया है तो उदास हो जाता है। वह उसे समझाता है चिंता मत करो, देखना वो रिप्लाई जरूर करेगी। नेक्स्ट सीन, स्टेप मॉम उनको कॉल करती है तो उन पूछता है अब आप आगे क्या करेंगे? स्टेप मॉम कहती है
वह जो करके अपना और पाई का ख्याल रख लेगी और उन्हें तसल्ली है कि अब कम से कम उन्हें परेशान करने के लिए कोई नहीं होगा। तभी वह एक बॉक्स लेकर आता है और उसकी तरफ बहुत ही इस्तेमाल कर देख रहा होता है। उन तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर अपनी मॉम का रिप्लाई देकर बहुत खुश होता है। वह कहता है वह उसे मॉम से मिलाने जरूर लेकर जाएगा। उन कहता है तुम सच में बहुत अच्छे हो। वह कहता है रियली? उन कहता है हाँ, तुम्हारी तो बहुत लोगों ने तारीफ की होगी ना। वह कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनकर उन तो ब्लेस करने लगता है और फिर इग्नोर करने के लिए यूरिका गिफ्ट खोलता है जिसमें उसके लिए स्वीट थी। और हैरानी की बात यह है कि उस स्वीट का नाम मंजू है, जो एक इंडियन नेम है। अगले दिन उन अपने दोस्तों को भी बताता है अपनी मॉम के बारे में। स्टेप पूछता है तो फिर तुम उनसे मिलने कब जा रहे हो? उन्हें कहता है अभी नहीं, जब वो एड्रेस भेज देगी तब जाएंगे। स्टेट टीज कर कहता है इसका मतलब तुम्हारा पापा के साथ जापान में ये दूसरा हनीमून होने वाला है। यहाँ सुनकर उनके तो गाल लाल हो जाते हैं और भी कहता है हाँ तो उसमें क्या हर्ज है। कहते हुए वह उन्हें स्वीट देता है। उतने में ही पाई उनके लिए ड्रिंक लेकर आ जाती है। तो फिर फोन उसे भी स्वीट देता है और बताता है कि उसकी मॉम ने भेजा है। पाई कहती है वाओ, तुम तो पापा को डेट करने के बाद बहुत क्यूट हो गए हो। तभी नोट कहता है हाँ, और ये तो पापा के साथ दूसरे हनीमून पर भी जा रहा है। फोन तो पिलसाया जाता है, लेकिन उसके दोस्त तो उसे टीज करना फिर भी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट दिन उन पापा के साथ शॉपिंग करने आया होता है। वह उसे दो शर्ट दिखाकर पूछता है मैं इनमें से कौन सा लूं? वह उसे कमर से पकड़कर कहता है दोनों। सुनकर उन तो पिलसाई जाता है। इसके बाद उसे एक कैमरा पसंद आता है तो वह पापा से पूछता है क्या मैं नया कैमरा ले सकता हूँ? वह कहता है हाँ। उन कहता है ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगे। वह कहता है हाँ तो ठीक है ना। और अब मुझे जोहान और हिल की बातें समझ आती है कि जब आपका कोई बॉयफ्रेंड होता है ना तो फिर आप उसे बहुत प्यार देना चाहते हो। उन कहता है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, इसके बदले मॉम से मिलने जाने के लिए मैं पैसे बचा कर रखूंगा। लेकिन यहाँ पापा का फेस देख कर लग रहा था कि वह तो कैमरा जरूर खरीदने वाला है। नेक्स्ट सीन उन पैकिंग कर रहा होता है। पापा पूछता है तो तुम मॉम से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? उन कहता है हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी उनसे मिल भी पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि मुझे खुशियाँ कभी नहीं मिली हैं। पापा कहता है लेकिन अब मिलेगी, तुम हर खुशी के हकदार हो। इसके बाद वो दोनों जापान आ जाते हैं। उन मॉम से मिलने के लिए खुश भी था और थोड़ा नर्वस भी। तभी उसकी मॉम आ जाती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें अंदर लेके जाती है और फिर पास से पूछती है क्या उसने उसे कॉल किया था? पापा कहता है हाँ, क्योंकि फोन आपसे मिलना चाहता था। मॉम उसे फोन को मिलाने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद वह उनसे अकेले में बात करती है और उसे बताती है कि वह उसे बहुत याद करती थी। उन कहता है मैंने भी आपको बहुत याद किया है। कहते हुए वह उन्हें हक कर लेता है। वह दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। उतने में ही दाइकी आ जाता है तो वह उससे बात करने लगता है। इस तरफ मॉम बताती है कि वह पुकेत उसके ग्रैंड मदर की अस्थियां बहाने आई थी और वहीं उसकी मुलाकात उसके डैड से हुई थी। उन्होंने उसे झूठ बोला था कि वो ऑर्फन है और जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तब उन्हें सच पता चला था। उसके डैड ने तो उन्हें अबॉर्शन के लिए भी बोल दिया था, पर वो उसे रखना चाहती थी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसके डैड से हेल्प मांगी। और जब उनकी वाइफ को पता चला तो गुस्सा तो हुई थी, पर फिर वो उसे रखने के लिए मान भी गई थी, इस शर्त पर कि मैं उनकी फैमिली में कोई दखलंदाजी ना करूं। मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की पर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए हर साल बस तुम्हें गिफ्ट भेजती थी। पापा कहता है मैं यहाँ पर किसी को दोस्त नहीं देना चाहता, इसलिए आप भी गिल्टी फील मत करो। मॉम कहती है मैंने तुम्हारा नाम रेन रखा था पर उन्होंने बदल दिया था ना? उन कहता है हाँ, लेकिन आपने रेन नाम ही क्यों रखा? मॉम कहती है क्योंकि रेन का मतलब लोटस होता है जो हर सिचुएशन में खिलता है। इसके बाद वह उसे दाइकी से मिलाती है। उनको जापानीज नहीं आती थी तो उसे तो दाइकी की बातें समझ ही नहीं आती, तो वह उसे ट्रांसलेट कर बताता है। उन उससे मिलकर बहुत खुश होता है। अगले दिन जाने से पहले उन मॉम को बाय करता है और कहता है भले हम साथ ना रहे पर हम हमेशा साथ हैं और आप भी हमेशा खुश रहना। और मैं भी अपने चुने रास्ते पर बहुत खुश हूँ। मॉम कहती है मैं अब भी तुम्हारी मॉम हूँ ना? उन हाँ कहता है। इसके बाद मॉम फाको उनका ख्याल रखने कहती है। वह हाँ बोलता है और फिर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। रास्ते में वह उनसे कहता है बहुत से लोग अपने पेरेंट्स की दूसरी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पर तुमने एक्सेप्ट भी किया और दाई की तुम्हें पसंद भी आया। वह कहता है हाँ, क्योंकि वो है ही इतना प्यारा। वह कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हो, स्पेशली तुम्हारी आंखें
इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब पा ने ये बात मॉम को भी बोली थी। मॉम कहती है ये उसकी अपनी पहचान है। वह उन्हें उनको लाने के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि उनकी वजह से ही तो वह उनसे मिला है। नेक्स्ट सीन उन अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है तभी फा आकर उसके चीज पर किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग, तुम इतना जल्दी उठकर क्यों आ गई। हाँ, उन तो बेचारा अभी भी सदमे में ही था क्योंकि उसे किस करते उसके दोस्तों ने भी देखा है और वो बाद में उसे बहुत टीज करने वाले हैं। वह उसका फेस देख कर कहता है क्या हुआ। उन कहता है तुमने उनके सामने मुझे किस क्यों किया, वो अब मुझे टीज करेंगे। वह कहता है लेकिन मैंने तो बस मॉर्निंग किस किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हुन तो उससे गुस्सा ही जाता है। यह देखकर वह उसे कमर से पकड़ कर कहता है आई एम सॉरी, मैंने उन्हें नहीं देखा था। और भी कहता है वो किस तो बस मैंने यूं ही किया था, हमें रियल मॉर्निंग किस करना चाहिए। उन ब्लेस करने लगता है लेकिन फिर वह उसके लिप्स पर पेक कर देता है। नेक्स्ट सीन उन अपनी मॉम की पोस्ट कर सभी लोगों को अपनी मॉम के बारे में बता देता है। अगले दिन उनका बर्थडे था तो हिल पा को बताता है कि उसने ईस्टर के साथ गिफ्ट भेज दिया है। जोहान कहता है मुझे तो ये गिफ्ट वगैरह खरीदना सर दर्द लगता है, मैंने नोट को पैसे दे दिए हैं तो फिर वही उसके लिए लेकर चलाया जाएगा। तभी आदित्य कहता है यार मेरे लिए भी एक खरीद लाना। जोहान कहता है जाकर तुम्हारे डैड से बोलो, लेकिन आदित्य तो उससे ही डैड करने लगता है। जोहान इरिटेट हो जाता है। तभी हिल पा से पूछता है तुमने उसके लिए क्या लिया है। वह स्माइल कर कहता है कैमरा। वहीं इस तरफ उन जब उठता है तो उसे पा का गिफ्ट और नोट मिलता है जिसमें उसने ढेर सारी बर्थडे की विशेष लिखी थी। उनको गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वही गिफ्ट का 1 लाख प्राइस सुनकर तो आर्थिक शौक हो जाता है और कहता है बॉयफ्रेंड बनने के बाद तुम लोग प्यार में बिल्कुल पागल हो जाते हो क्या, इतना महंगा भी कोई गिफ्ट देता है क्या। हिल कहता है मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर तरस आ रहा है, उसे कंजूस मिलने वाला है। इस तरफ उनके दोस्त भी कैमरे का नाम सुनकर शौक हो जाते हैं। नोट को तो अपना गिफ्ट बहुत छोटा लग रहा था। उन कहता है उन्होंने उसे विश किया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। नोट टीज कर कहता है तो लाओ मुझे मेरा गिफ्ट वापस दे दो। उन उसके हाथ पर चपेट मार देता है। वहीं वो काफी सैड हो रहा था क्योंकि उसके फैमिली फंक्शन की वजह से वह उनके साथ बर्थडे पार्टी पर नहीं जा पाएगा। उन कहता है तो फिर तुम फंक्शन को छोड़ दो। उन कहता है अच्छा, अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे। उन तो मुंह पर ही मना कर देता है। नेक्स्ट सीन वह के साथ उसी जगह आया होता है जहाँ वह उसके साथ आना चाहता था। उन कहता है वक्त कितना जल्दी निकल जाता है ना, ऐसे लगता है अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लोग यहाँ पर आए थे। थैंक यू इतने बिजी होने के बाद भी मेरे साथ आने के लिए। वह टीज कर कहता है तुम तो लिटिल केट हो ना, तो फिर मुझे तो आना ही था। फोन चिढ़ कर कहता है मैं कोई केट नहीं हूँ। वह कहता है तुम हो, तुम्हारे दोस्त भी तो तुम्हें म्याऊ कहते हैं। लेकिन फोन तो गुस्सा ही जाता है। वह जब उसे म्याऊ कहता है तो वह तुरंत हाँ बोल देता है। वह कहता है देखा तुम केट हो ना। उन कहता है अगर मैं केट हूँ तो फिर मैं अपनी पूरी नो लाइफ सिर्फ तुम्हें ही देना चाहता हूँ। वह तो खुश हो जाता है। रात को सभी लोग उनकी पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ तीनों दोस्तों में शर्त लग जाती है पीने की, और पीते पीते पहले ईस्टर्न नॉकआउट हो जाता है और फिर नॉर्थ। उन खुश होता है कि उसने गेम जीत लिया, लेकिन फिर वह भी नॉकआउट हो जाता है। वह उसे प्रिंसेस स्टाइल में घर लेकर आता है। फोन तो बहुत ड्रंक था तो फिर वह तो कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था और वह उसकी सिली बातों पर बस इस्तेमाल कर रहा होता है। उन नशे में पूछता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। वह कहता है हाँ। उन नशे में कहता है मैं ढेर सारे बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो उनके लिए टाइम नहीं होगा ना। लेकिन देखना फिर भी वो तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन मैं भी उनकी अच्छी मॉम बनना चाहता हूँ जो उन्हें समझे। यह सुनकर वह स्माइल करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उन पूछता है तुम हमारे बच्चों का क्या नाम रखोगे। वह कुछ जब कुछ समझ नहीं आता तो वह उससे ही नाम रखने बोल देता है और फिर उसे सोने बोलता है। लेकिन फुन तो बच्चों की तरह जिद करने लगता है कि उसे अभी नहीं सोना। और फिर वह उससे कहता है तुम मुझे इतना डांट क्यों रहे हो, क्या तुम हमारे बच्चों को भी ऐसे ही डांटने वाले हो। वह कहता है अगर वो लोग शरारत करेंगे तो फिर हाँ। फुन बहुत क्यूटली कहता है नहीं, तुम उन्हें नहीं डांट सकते, अगर तुमने उन्हें डांटा तो फिर मैं उन्हें लेकर भाग जाऊंगा। यह सुनकर वह स्माइल करता है और फिर उसके माथे और लिप्स पर किस कर उसे सुला देता है। अगली सुबह वह उसे हैंगओवर सूप देता है और उसे दोबारा ज्यादा पीने से मना करता है और फिर पूछता है क्या तुम्हें कल रात का कुछ याद है। उन कहता है नहीं, मैंने क्या किया था। वह कहता है तुम कल बच्चों की बात कर रहे थे कि तुम्हें बच्चे पैदा करना है। यह सुनकर उनको टसका लगता है और फिर कहता है वो बात में कल नशे में था ना, तो फिर मैं कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था, तुम सीरियसली मत लो, अब मैं कभी इतना नहीं पीऊंगा। वह कहता है नहीं तुम्हें पीना चाहिए, पीने के बाद तुम बहुत क्यूट लगते हो। उन कहता है
लेकिन अभी अभी तो तुमने ज्यादा पीने से मुझे मना किया था ना। वह कहता है हाँ, तो फिर तुम तभी पियोगे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वह उसे मॉम बोल बोल कर बहुत तेज करने लगता है। उन तो यह सुनकर लाल पीला हो जाता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, उनका फोटोग्राफी में सिलेक्शन हो गया था। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन अब बहुत खुश था, उसे सब मिल गया था, इसलिए वह आज अपने आप को ही लेटर लिखता है और फन को थैंक्स कहता है और उसके फोन को उसकी मेमोरीज के साथ रख देता है। इसका मतलब अब वह फन को याद करके दुखी होने के बजाय खुश होकर लाइफ जिएगा। अगले दिन क्लास में उसका पहला दिन था, लेकिन इस डर को उसकी चिंता हो रही थी कि वह फिर से कहीं खो ना जाए। वह उसे मैसेज कर कहता है कि वह उसे लेने आ रहा है, पर वह उसे मना कर देता है। यह देखकर वह उदास हो जाता है। जोहान और आर्थित उसे टीज कर कहते हैं हो सकता है कि उसे कोई और मिल गया हो। फिर कहता है तुम इन बेवकूफों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम जानते हो ना उन सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता है। वह कहता है हाँ जानता हूँ, और मुझे भी इनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। तभी पुन उसे मैसेज कर पाई की शॉप पर जाने कहता है, और जब वह जाता है तो पाई उसे फिर से गिफ्ट देती है। वह देखता है पुन ने फिर से उसके लिए सैंडविच और चॉकलेट मिल्क दिया है और साथ में लिखा है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। और जब वह वहां पर जाता है तो पुन उससे बात नहीं करता, बल्कि पहले की तरह लेटर के थ्रू बात करता है। पुन पूछता है अगर मान लो वह उसे छोड़ के चला गया तो फिर क्या वह उसका वेट करेगा। पुन कहता है हाँ। पुन कहता है 1 साल तक कर सकते हो। वह हाँ बोलता है। पुन उसे टीज कर नंबर्स बढ़ाते जा रहा था और हर बार वह उसे हाँ बोलता है, लेकिन अब उसे उसकी आवाज सुननी थी। तो वह कहता है अगर मेरे 10 गिनने तक तुम नहीं बोले तो फिर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। कहते हुए वह आगे बढ़ते हुए काउंट करने लगता है। पुन घबराकर बोल ही जाता है, लेकिन फाका काउंट करना तो अभी भी नहीं रुकता और फाइनली वह उसे पकड़ ही लेता है। यह देख पुन स्माइल करता है और भी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह कहता है और मैं भी। कहते हुए वो उसे किस करता है और यहीं पर इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। वेल, आपको पुन और फा की लव स्टोरी कैसे लगी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।